गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग बच्चे। भैया मेरे ना गुड इवनिंग बच्चों सबको, गुड इवनिंग। हाँ बोलो बच्चे बोलो। भैया मेरे बीसीसी ऐप में ना होमवर्क है तो नहीं होते। अच्छा तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डालना, मैं उसी वक्त बताऊंगा कैसे होंगे, ठीक है। भैया डाल दिया था मैंने कल। ओके एक बार ही और दे देना मैसेज, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे उसी ओके वक्त मैसेज भैया। से समझा दूंगा कैसे करना है आपको। इतनी देर कोई बच्चा ये बता दो भाई कि लास्ट सैंपल पेपर हमारा कौन सा हुआ। हो गया क्या भैया? 14 सैंपल पेपर 14। 14 हो गया? नहीं हुआ नहीं है। करना है अपने को करना था केस 17। स्टडी। केस स्टडी है, केस स्टडी करनी थी ना 19। तुम्हारी आवाज याद आ रही है, तुमने लास्ट शायद यही बोला था पिछली क्लास में। भैया हाँ जी। मैं लास्ट 3-4 दिन की क्लास नहीं ले पाई थी। मैंने आपका मैसेज देखा था, मैंने मैसेज वैसे कर दिया था पहले कि सेकंड तक नहीं ले पाऊंगी, तो अभी तो मैंने क्लास रिकवरी तो कर लिया और होमवर्क मैं कल तक भेज दूंगी सारा। ठीक है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सब बच्चों को गुड इवनिंग। सर हाँ जी। तो मेरे पास भी आपका मैसेज आया था सर। हाँ मैंने होमवर्क तो सर मतलब सर वो सारा मैंने सेंड नहीं कर रखा सर आपको, मतलब एक बार में भेज दूं सर अभी, मतलब वो 200 हाँ भेज बहुत दो सारे। भेज दो भेज दो भेज दो। मैंने हर बच्चे को ढूंढ ढूंढ के मैसेज किया जो होमवर्क नहीं भेजता था, लेकिन सबका रिप्लाई आया, बहुत अच्छे से रिप्लाई आया, और आपने अच्छा प्रॉमिस सबने कर दिया कि सर, आपने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा कि हमारा काम अब पूरा होगा। बस अब इसे ध्यान रखना, और अब आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, अब आपके पास एक खुला समय, आप सारा काम अच्छे से कर सकते हो। लेकिन इंतजार मत करना भाई अब समय है तो अभी सोच सोच के उसे खराब कर देंगे, भाई बाद में करेंगे, बाद में नहीं, अब तो अभी ही करना है। सर हाँ जी। सर वो लेट नमस्ते भैया। नमस्ते जी। बोलो बच्चे बोलो। वो लेट सबमिट नहीं होता है। लेट सबमिट होता है, किसी एक आधी बारी का शायद नहीं हुआ हो, बाकी सब में हमने लेट सबमिट की ऑप्शन खोली हुई है। एक आधी बारी कोई होमवर्क हो जिसमें बंद हो लेट सबमिशन का। हाँ जी। एक मिनट, 6 to 7 बैच, 6 to 7 बैच, आप अलग बोल रही है। सर मैं वही कह रही कि हमारे एग्जाम चलेंगे तो सर तब मैं फिर अगर उस टाइम पे होमवर्क बाद में सबमिट कर दूं उसका कभी एक साथ हो जाएगा तो। हाँ, जिसके एग्जाम जब चल रहे हैं, प्री बोर्ड हैं, तब आप उसका इकट्ठा सबमिट कर दिया करो, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ये सभी के लिए है जनरल इंफॉर्मेशन। ओके हाँ बोलो बोलो। मैंने तो सारा भेजा था फिर भी मेरे को मैसेज मिला है। अच्छा फिर आपको, लेकिन हमने क्रॉस मैसेज दे दिया होगा ना? नहीं ठीक है, ये है ना? नो सर। तो आपने आपने बताया नहीं होगा ना हमें। सर हाँ जी। सर हाँ जी, प्लीज हाँ आज जी। 9 सर बजे आज तक मैं ध्रुव के पढ़ेंगे। साथ क्लास लेना सर, मैं घर पे। यूटी के मार्क्स मिलते हैं। अच्छा एक एक करके किसको यूटी के मार्क्स मिल गए? नाम बताओ। हिमांशी को, हिमांशी के कितने नंबर आए? सर 20 में से 16। 20 में से 16, ठीक है, बढ़िया है, अभी और अच्छा करना है हमने। भैया मुझे ही मिल गए। अच्छा एक एक करके बताओ भाई। भैया मेरे 25 में से 25। अच्छा एक के 25 में से 25 आए हैं, एक के 36 आए हैं 40 में से। सर ये मेरे भी 25 में से 25। मेरे भी सर 25 में से 25। अरे ये तो मेरे आए हैं, तुम्हारे कहाँ आए हैं? सैंपल पेपर नंबर बता दो। ठीक है, हाँ यार काम शुरू करने तो बातें सर सर आज 9 बजे तक पढ़ेंगे प्लीज। 9 बजे तक पढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सैंपल पेपर नंबर बता दो। सर आज मैं ध्रुव के साथ क्लास ले रहा हूँ सर, मैं अपने घर पे नहीं हूँ। अच्छा ध्रुव कौन है अभी?
सर ध्रुव और जैसा साथ में क्लास ले रहे तो सर जय की अटेंडेंस लगा देना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अब मैं शुरू कर लूं? क्या कर रहे हो? ये हंसा के रोया। हंस रहा है। ध्रुव का माइक चालू है भैया, ध्रुव। सर मिक्स था। अब मिक्स था कुछ। अब कर ले भाई, हो गई बातें पूरी। सैंपल पेपर नंबर बता दो। सैंपल पेपर नंबर 14, क्वेश्चन नंबर शायद 19 आ जाता है अभी स्लाइड पर। 17 क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है जी, और पेपर नंबर 14 है। सब अभी लिख देता हूँ। भैया, ये तो शॉर्टकट से ही हो रहा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ना अब थोड़ा सा जो अपने जनरल क्वारी है उसको रोको सारे 17 तो बाकी बच्चे, फाइनल वाला तो है ही नहीं। क्योंकि मेरे को बड़ी सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। आप बातें में मेरा ध्यान भटक जाता है, टाइम लग जाता है सारा। मेरे को शुरू करने दो बस। अब ये आ गए ऑनलाइन भी ना, एक झंझट तो है ही। देखो कितने सारे पैनल ध्यान देने हैं यार। भैया अपनी वीडियो करेक्ट कर दी जो आपने कल डाल दी थी। नहीं अभी नहीं की मेरे भाई, आपका मैसेज आ गया मेरे पास, अच्छा किया आपने बता दिया, उसे ठीक करूंगा आगे मैं, बिल्कुल करूंगा। बीसीसी ऐप पे तो है, यूट्यूब पे भी ठीक करूंगा मैं भी। ये दोनों पे गलत थी। अच्छा दोनों पे ही गलत है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है भैया क्लास नहीं ली थी ना उस दिन, तो मैं देख रहा था तो दोनों गलत थी। ठीक है ठीक है। आ जाओ बच्चों, अब सारे ध्यान दो। देखिए क्वेश्चन ये क्लिफ वाला भैया, जो बोट स्पीड वाला है, सबसे ज्यादा आया है इस सैंपल पेपर में। ठीक है भैया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, 17 है 20 है? 17। ओके ओके ओके, 17 में पहुंचते हैं पहले, यानी 17 है कोई क्वेश्चन पहले इस चैप्टर का। ठीक है सर ये पेपर नंबर कौन सा? पेपर नंबर 14 नहीं है, 17। ठीक है अच्छा, उतना स्लाइड पर ध्यान दे पाओ नहीं दे पाओ, कई बार पढ़ चुके हो, अभी सुनकर ही बात को आगे बढ़ा देते हैं फटाफट से। तो उसने बोला महेश जो कि फायरमैन है, while throwing water on fire of building house notice a child on first floor of burning house crying help। बड़ी कहानियां बताता है भाई। हाँ, Mahesh at once tied a rope at the top of pole near burning house and its other end tied at ground। ठीक है, अब देखते रहना जरा ध्यान से, लैंग्वेज पे ध्यान दो भैया। तो उसने क्या कहा है, टाई अ रोप एट द टॉप ऑफ अ पोल नियर बर्निंग हाउस। कहाँ कहाँ रोप टाई किया, एक पोल के टॉप पे टाई किया, एंड इट्स अदर एंड टाइड एट द ग्राउंड, और दूसरा ग्राउंड पर, कोई पोल के टॉप पर रोप टाई की और दूसरा ग्राउंड पे फिक्स कर दिया, दूसरा एंड नॉर्मल। ये कोई पोल है, ठीक है, ये रोप है। आप मेरे से पहले कर सकते हो, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा आज बीच बीच में पॉज देना पड़ रहा है, वजह है कि आज थोड़ा सा मैंने अपना सिस्टम आगे पीछे किया है, तो ठीक है कोई नहीं, देखते हैं। फिर आगे ये कह रहा है भाई, आगे ये कह रहा है हमें, या अभी तक पढ़ना, लेफ्ट से पढ़ना भैया। एंड क्लाइम द रोप फ्रॉम टॉप द पोल एंड द चाइल्ड एंड सेव हिज लाइफ। ठीक है, लेफ्ट थोड़ा सा दिख नहीं रहा है मेरे को, अब जो भी है। आगे बोल रहा है पोल की हाइट 12 मीटर है, पोल का हाइट 12 मीटर है, रोप जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री है। ठीक है भैया, बार बार कह रहा हूँ, कभी भी लैंग्वेज क्वेश्चन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, दूसरा मीडियम लैंग्वेज का जरूर यूज करना। ठीक, मतलब गलत नहीं कर सकते आप क्वेश्चन, लैंग्वेज में कोई कमी छोड़ दी ना तब गलत करोगे। अच्छा ये जो एक पार्ट है ना, मुझे लगता है इसमें ना, मतलब ये किताब ने अच्छे से पूछा नहीं, इसको या तो ऑप्शन बैलेंस देनी चाहिए थी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के हर क्वेश्चन में लगभग उसने ये एक पार्ट रखा था, और हर बारी ना अपने हिसाब से अलग आंसर दे रहा है। अब मैं सही बताऊं ना, मतलब यहाँ पर देखो दो दो ऑप्शन में भर सकता हूँ इसमें। बोलते हैं कौन सा कंसेप्ट, अब आपसे मतलब कुछ भी पूछेंगे हम, कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है इसमें। ठीक है भैया, अब एक मिनट रुकना। हाँ पहले दो लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, पहले दो लग रहे हैं, पहले दो लिखे जा सकते हैं भाई। एक तो कोई बताना रोप की लेंथ जैसे निकालनी हो,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकलेगी हाँ या नहीं? यस हाँ भैया। यस सर निकल जाएगी। और भैया इसी चैप्टर को हम sir. हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी बोलते थे पुराने सिलेबस में, कि हाइट और डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं हम एंगल होने पे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, वही बात है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से भी निकल जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नहीं है। ठीक है, तो दो ऑप्शन आ रही है, और वैसा ऐसा पेपर में नहीं होगा, वो टेंशन मत लेना। लेकिन अभी के लिए एक ही, मतलब ऐसी भी कोई ऑप्शन नहीं है फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं उसको आंसर मान लेता। ठीक है भैया, तो जो बेटर है, जो अच्छा शब्द है आपके हिसाब से, जो ज्यादा फेवरेबल है, वो अभी आंसर छोड़ देते हैं। ठीक है भैया, यानी कि फर्स्ट पार्ट अब की बारी ए लिख दिया इसने, चलो ए का फर्स्ट पार्ट आंसर है हमारा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट, सर नहीं, आंसर अगर दो होते हैं किसी क्वेश्चन के, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। दो ऑप्शन होती है तो वो पहला पार्ट ए हो गया, दूसरा बी हो गया, ए और बी दोनों ठीक है, तो तीसरा होगा ए एंड बी बोथ, तब भी ऑप्शन एक ही होगी। तो आपको थर्ड पर मार्क करनी है। ठीक है, किसी किताब की वजह से अपने माइंड में कंफ्यूजन मत रखना। हाँ जी, सैंपल पेपर 14 है। हाँ हाँ, इसका तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 14 है ना? फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है ना? क्वेश्चन नंबर भाई बोलो बच्चों, कौन सा क्वेश्चन 17 कर रहे हैं? 17 तो कौन सा? हाँ जी, ए पार्ट हो गया ना, पहला पार्ट आंसर हो गया ना, आगे बढ़ो। बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय फायरमैन टू रीच द टॉप ऑफ द पोल। ख्याल करना, वो बोल रहा है फायरमैन पोल के टॉप पर पहुंचा, उसके लिए डिस्टेंस कितना कवर किया, बस मुझे बता दो कौन सी लाइन निकालोगे जल्दी से। Sir, AC. सर एसी। हाइपोटेन्यूज। सर हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, बोला ऐसे थे ना, किसी बिल्डिंग में फायर लग गया है, उसके साथ कोई पोल है, उसके टॉप पर पहुंचकर उसने उस बच्चे को बचाया, एक रोप टाई की, उसके अलोंग वो टॉप पोल तक गया, तो रोप के अलोंग गया, यानी रोप की लेंथ, यानी एसी निकालना है आपको। ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, और पक्का अभी हम शॉर्टकट से तो कर ही लेंगे, चलो, लेकिन पहले प्रॉपर कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज निकालना ऊपर, परपेंडिकुलर है नीचे, फॉर्मूला बन गया बच्चों कोसेक थीटा का। हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया एसी, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 12, कोसेक थीटा का मतलब हो गया 30, कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 हाफ का उल्टा 2 AC 24। बच्चा कह रहा है सर टाइम लग गया थोड़ा सा, इससे अच्छा वो शॉर्टकट कितना सुंदर था सर। ये एंगल 30 है तो ये 60 है, मार्क कर लिया करो 30 60 में। छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी, बड़े के सामने वाली बड़ी, बड़ी वाली छोटे के मुकाबले, बार बार सुनते रहना, ध्यान रह जाएगा आपको, √3 टाइम होती है बड़ी वाली, लेकिन ये नहीं चाहिए। और फिर कहा था जो छोटी वाली साइड है हाइपोटेन्यूज उसका ऑलवेज डबल होती है, अगर याद रह जाए तो आप सीधा आंसर देखते ना, 24 मीटर आ जाता, 24 मीटर, यानी कि आंसर आ गया इस बी पार्ट का। ऑप्शन जरूर लिखनी है बच्चों, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 24, कंफ्यूजन है तो बोलना, बी फर्स्ट। सर √3 कराना उसमें। क्या, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो सर बच्चे। छोटी वाली साइड में √3 ऐड कराना। हाँ, एक एक करके 5 to 6 बैच। छोटा वाला, सर छोटे वाले साइड पे आपने √3 ऐड कराना। नहीं, ध्यान से सुनो, छोटे एंगल के साइड वाली अपोजिट साइड स्मॉलर, बड़ा एंगल 30 60 की बात कर रहे हैं हम, क्या अपोजिट वाली लार्जर, लार्जर बोला मैंने, लार्जेस्ट नहीं बोला। लार्जर स्मॉलर का √3 टाइम होती है, लार्जर स्मॉलर का √3 टाइम होती है, लेकिन ये नहीं चाहिए थी हमें, हमें रोप की लेंथ यानी हाइपोटेन्यूज चाहिए थी। ये 30 60 वाले में रटना भैया, कोई रटने के चक्कर में खराब मत करना, इसलिए मैं 4 लाइन भी लिख रहा हूँ। ठीक है, 30 60 वाले में हाइपोटेन्यूज स्मॉलर साइड 30 के अपोजिट वाले का डबल होती है, और ये यही चीज रटाई है हमने, मतलब ये जो हम करते हैं ना, देखो ये डबल ही तो हो रहा है, वही रटा है कि वो डायरेक्ट याद रह जाए तो कर लेना, नहीं तो पंगे मत लेना। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट ध्यान देना, इफ द फायरमैन इज स्टैंडिंग, Sir, हाँ जी सर पार्ट सी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपने मुझे क्या लिखा था वो समझ नहीं आया। ओके ओके जी, देखो ध्यान से देखो, ये ए बी लार्जर साइड लिखा था मैंने, इसकी जरूरत नहीं है, वो किसी बच्चे का कंटेक्स्ट था वो बताया था। नेक्स्ट सी पार्ट, सी पार्ट पे ध्यान देना। अच्छा, स्लाइड में दोनों तरफ की नहीं बढ़ा रहा, मैं क्वेश्चन वैसे ही समझा देता हूँ, दोनों तरफ से मैं स्लाइड हटा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। सी पार्ट, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन फायरमैन एंड बिल्डिंग। अगले पार्ट में वो एक्चुअली ये कह रहा है भैया कि फायरमैन यहाँ से चढ़ना शुरू हुआ था ना, और बिल्डिंग
बिल्डिंग के साथ ही जो पोल था, इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहे, ये पूछ रहे। ठीक है, 1 मिनट। अब दोनों तरफ के बैच के बच्चे बोलना शॉर्टकट हो जाए तो बेटर है। स्मॉलर एंगल 30-60 वाली की बात है, जितना पूछूंगा उतना, जो मर्जी नहीं बोलना। स्मॉलर एंगल के अपोजिट साइड लार्जर या स्मॉलर? स्मॉलर। स्मॉलर। के सामने वाली लार्जर एंगल, लार्जर। लार्जर साइड स्मॉलर साइड का कितना टाइम होती है? √3 टाइम्स। यानी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भैया, यानी ये 12√3 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा बोलना कम करना है, जब तक मैं ना कहूं तब तक ना बोलना। वैसे मैंने कहा था, आप तभी बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ना डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ पे। तो खैर आगे 12√3। ऑप्शन बोलो बच्चों, कौन सा पार्ट है? सी पार्ट ऑप्शन कौन सी थी? सर सेकंड पार्ट। सेकंड। अगले पार्ट पे आ जाओ। If the fireman is standing just touching the building, then the angle between the building and fireman, बहुत ध्यान देना, बोलता है अगर फायरमैन इस बिल्डिंग को जस्ट टच कर रहा है, ये मान लो बिल्डिंग है, ठीक है भैया, वो क्लाइंब करते हुए यहाँ तक पहुंच गया और वो टचिंग है, ये फायरमैन टचिंग है इस बिल्डिंग के साथ। ठीक है भैया, दिखा यहाँ बनाओ, ये कोई बिल्डिंग है, फायरमैन बिल्कुल टॉप तक पहुंच गया और बिल्डिंग को टच कर रहा है, कितना एंगल बन रहा है भैया? यही बिल्डिंग देख है, नहीं रहा। यही फायरमैन है। 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। 0 ठीक है ना? डिग्री। ये मेरा मार्कर, ये फायरमैन है भैया, ये बिल्डिंग के साथ ही टच कर रहा है, तो सर 0 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो सर दिख नहीं रहा ढंग से सर। दिखा तो रहा है 90। क्या मतलब? वो फायरमैन ऐसे जाएगा एक्रोबेट करते हुए, है कि मतलब बिल्डिंग के यहाँ टांग फंसाएगा और पूरा सीधा ऐसे हो जाएगा? ठीक है ऐसे हो जाएगा क्या? रहो साथ रहो, आएगा समझ में। अपनी बुद्धि से समझोगे, मेरी बुद्धि से नहीं समझोगे। लेकिन एक बच्चे ने अच्छी बात की है, उसने कहा 180 नहीं हो सकता। ठीक है भैया, 180 वाली बात प्यारी थी। ठीक है, और किताब लेके बैठे हो इसलिए कह रहे होंगे, किताब में तो कमियां हैं मेरे भाई। आंसर देख लिया आपने पीछे 180, इसलिए बोल दिया आपने 180। हाँ, देखो लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। मैं एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। ये एक पॉइंट है, ये मेरे मार्कर को देखना जरा, यहाँ पर है ये पॉइंट मैंने इसके ऊपर रखा। देखना ये मार्कर ठीक इसी लाइन सेगमेंट, जो बेस लाइन है उसी के ऊपर है। तो इस एंगल को कितना बोलते हो? जिसका क्वेश्चन है उसी बोलने देना, बोलना भाई जल्दी से। 0 डिग्री। अच्छा, जब ये ऐसे घूम के ऐसे हो जाता है, तब ये कितना हो जाता है? 180 डिग्री। ठीक है, सिंपल। अब आ जाओ, बिल्डिंग ये है, फायरमैन यहाँ पहुंच गया। ठीक है भैया, तो इसी के अलोंग तो एंगल नाप रहे हो ना, तो क्या वो फायरमैन इस तरह की कोई पोजीशन है कि वो इसके ऊपर आ गया? ऐसा कोई पोजीशन है क्या? नहीं, वो तो बिल्डिंग के टॉप तक पहुंचा है। ठीक है भैया, तो कितना एंगल है ये? 0 डिग्री। बट सर जैसे अगर उसने रस्सी टॉप से बांधी से, वो तो टॉप के ऊपर ही खड़ा होगा ना? ये आपको किसने कह दिया? सर मतलब वो कैसे ऐसे हो जाएगा? आप बड़े इमोशनल बच्चे हो यार। चलो ये बात भी पकड़ लेते हैं। ये फायरमैन ये फायरमैन यहाँ पर आया, बिल्डिंग के टॉप तक आया, ठीक है, पकड़ा, लटक के अंदर चला गया विंडो से। हाँ, या फिर यहाँ उसने पैर रखा, ऊपर खड़ा और फिर अंदर चला गया। अब बता क्या मानूं इस क्वेश्चन में? है कि नहीं है? इतना इमोशनल नहीं होते बच्चे, कंटेक्स्ट अपने हिसाब से नहीं बढ़ाते, जितना दिया उसी को लिमिट करते हैं। नेक्स्ट, इफ द रिड्यूस, हाँ जी बोलो बोलो। सर ऐसे हम लोग बीसीसी ऐप पर है यार तुम अजीब अजीब बातें नहीं करते अब बीच में। आज हम 14वां पेपर कर रहे हैं, आज ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा। ठीक है मेरे हिसाब से तो इफ द रिड्यूसेस द हाइट पूछना था, लेकिन शुरू में ही पूछते ना। If the reduces the height of building and horizontal distance of firemen in the same ratio, ध्यान देना, बोलता है बिल्डिंग, ये एक बेटर बात है भैया। ठीक है, सुनो क्वेश्चन सुनो, मैं बता रहा हूं आपको। बोलता है अगर बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग पर वो पहुंचना चाह रहा था, इस बिल्डिंग की कोई हाइट थी, सभी ध्यान देना भैया, ये हाइट किसी एक खास रेशियो में कम हुई, उसी रेशियो में वो बोलता है, उसी रेशियो में जो है फायरमैन जहां से भी वो चढ़ना शुरू हुआ था, ठीक है, फायरमैन का और बिल्डिंग का एक डिस्टेंस था, सेम रेशियो में डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, ध्यान देना जरा, जिस रेशियो में, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, बिल्डिंग का हाइट कम हुआ, अब पता नहीं किस रेशियो में हुआ, लेकिन जिस रेशियो में हुआ प्रोपोर्शनेट, उसी रेशियो में फायरमैन का बिल्डिंग से डिस्टेंस कम हो गया। अब उसका ये पूछना है क्या एंगल में कोई चेंज होगा? मतलब पहले फायरमैन यहाँ था, बिल्डिंग का टॉप ये था, कोई एलिवेशन एंगल बनता था, अब फायरमैन यहाँ है,
बिल्डिंग का टॉप यहाँ है। अब फिर कोई एंगल बनता है, क्या एंगल बढ़ेगा घटेगा सोच के बोलना जल्दबाजी में गलत होगा। भैया सेम रहेगा सर अलग हो जाएगा corresponding एंगल सेम रहेगा क्योंकि corresponding सर एंगल इक्वल अमाउंट्स में रिड्यूस नहीं होना दोनों तरफ इक्वल सर अमाउंट में अमाउंट्स में रिड्यूस नहीं रिड्यूस हो नहीं रहा हो है। रहा मान ले ऐसे कुछ ले लेते हैं, मान लो ये 3:1 रेशो थी, तो इतना तो तुम्हें समझ में आया होगा। जिसने कहा सेम नहीं रहेगा अलग होगा उससे पूछ रहा हूँ, तो ये रेशो भी वही होगी ना 3:1, हाँ या नहीं? यस सर बट सर मैं एक डिस्टेंस बच्चे कह को रहा हूँ बोलने दे भाई, मेरे बीच में दूसरा मत आया करो, सर ठीक मैं है? नहीं खाता उसने ये हाँ तेरे से ही कह रहा हूँ, दूसरा 6 से 7 बैच का बच्चा, उसे मना कर रहा हूँ, ठीक है? अभी ध्यान से सुनता रहे। ये सेम रेशो है? कोई चैप्टर ध्यान यस आ रहा सर होगा तेरे को, तू नहीं पढ़ा होगा 10th क्लास में? यस चैप्टर सर का नाम बोल, कौन सा है? सिमिलैरिटी सिमिलर ट्रायंगल। अगर पार्ट की रेशियो इक्वल हो तो लाइनें क्या है? पैरेलल पैरेलल है, तो ये कौन से एंगल है? जल्दी बोल जल्दी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल मेरे से पूछ कहाँ रहा है तू बता गया पूरा का पूरा एंगल इक्वल है, तूने खुद बताया अभी, अपने मुंह से बोल गया है कि नहीं है? अब जल्दी बोल। यस सर ले मान गया। दूसरा आ जा भाई, 6 से 7 वाला। आओ आओ, बातें तो ठीक है जो दिमाग में क्लियर हो गया। ओके, वो तो पहले ही हथियार डाल गया। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन बोलो कौन सा है? सर केस स्टडी का फोर्थ केस स्टडी फोर्थ। ओके 20, ठीक। अब ध्यान से देखो, स्लाइड ला देते हैं आपके लिए, स्लाइड ला देते हैं। एक बैच में थोड़ा सा दिक्कत लग रही है आपको। 20, ठीक है। राइट साइड पर ध्यान देना। ये अ मैन ऑन क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोट वाला क्वेश्चन यार कितनी बारी किया है, लेकिन रुक जाओ, पहले छोड़ दो इसको, छोड़ दो। जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था याद हो गया होगा, उसे कुछ अलग अलग चीजें करके बोलता हूँ, जरा जल्दी जल्दी जवाब देना, क्योंकि सेम आता है और बहुत आया और बोर्ड में भी आया, तो आपको काम आ जाएगा केस स्टडी में, ठीक है? कि क्लिफ के टॉप से कोई पर्सन नीचे किसी बोट को देख रहा है, पहली बारी बोट को देखा, आप छोड़ो इसको मत पढ़ो, पहले मेरी लैंग्वेज सुनो। पहली बारी बोट को देखा, एंगल बना 60, ठीक है? 6 मिनट जो एनसीईआरटी थी, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, 6 मिनट तक ट्रैवल किया उसने टूवर्ड्स द क्लिफ, फिर देखा, फिर डिप्रेशन एंगल, पहला वाला सॉरी 30 था, फिर डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री बना, ऑल्टरनेट एंगल पलट कर आपने 30-60 लिख दिए, ठीक है? लेकिन एनसीईआरटी में तो उसने यही बोला था भैया कि इस पॉइंट से क्लियर करते हुए इस पॉइंट से आगे जाने में कितना टाइम लगा, निकाला भी था उस दिन, आज भी बातें कर लेंगे। लेकिन अभी अगर तुम्हें याद है तो ये 6 मिनट था, तो आगे वाला कितना आया था? 3 मिनट 3 मिनट उसका हाफ हो गया था। देखो अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि 1 मार्कर में आएगा भैया, रटाने के हिसाब से आया, समझा तो दिया था मैंने, लेकिन रटने में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, याद रखना। 30-60 में, ठीक है? ये पास वाली 60, दूर वाली ऑब्वियस छोटी, उसमें पक्का ये जो पार्ट है ये डबल होगा इस वाले का, या उल्टा बोल लो, ये वाला पार्ट इस वाले का आधा होगा। हाँ सिंपल, ये 6 मिनट है, ये 3 मिनट है 30-60 में। और ऑब्वियस बोर्ड वाला या कोई भी क्वेश्चन इस तरह का बनाएगा तो ऑब्वियस भैया 30-60, लेकिन हाँ 45 कोई भी एक एंगल कर जाए फिर ये शॉर्टकट नहीं लगेगा, फिर हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन यही आते हैं यार, चीजें ज्यादा बदलती नहीं है। मैं क्या बातें कर रहा हूँ अभी ध्यान से सुनते रहना। 1 मिनट यानी ये 6 मिनट लगता है, ये 3 मिनट लगता है। एक बारी मैंने डिस्टेंस दे दिया ऐसे 10 मीटर है, अच्छा ये टाइम आधा लगा है, तो डिस्टेंस डबल होगा कि आधा ही होगा? आधा होगा सर आधा ही होगा। यानी ये सेम 30-60 वाला क्वेश्चन आ गया, तो तुम्हें याद है 6 मिनट, तो ये 3 मिनट। 1 मिनट पहले ये बताओ, अगर यहाँ 8 मिनट 8 मिनट लगे तो यहाँ कितना लगेगा? 4 मिनट। सिंपल। ये डिस्टेंस अगर 20 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 10 मीटर। ठीक है, अभी भी साथ रहना। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, छोटा वाला बात कर रहा हूँ मैं, स्मॉलर राइट एंगल ट्रायंगल। सब बच्चों ने ध्यान दिया है, ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा? 30 अब मैं ये वाली साइड पूछ रहा हूँ, 30 के सामने वाली स्मॉलर, 60 के सामने वाली लार्जर, ठीक है? इसके मुकाबले कितनी हो जाएगी? 10√3 मीटर। अब जिससे हो पा रहा है वो होल्ड कर जाओ, जो आराम से सोच रहा है उसके लिए छोटी बात हो गई। बाकी जिसको इसमें प्रॉब्लम है, एक बारी वो कह रहा है सर मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी जबरदस्ती, मतलब कभी गड़बड़ हो रहा है, वो बोलो एक बारी। है कोई तो बोलो, है कोई? 30 के सामने, हाँ हाँ सर हाइपोटेन्यूज सचिन है, सचिन को ध्यान देना है। और उधर एक और बच्चा है 6 to 7 में। बच्चे देख, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 30 का एंगल, एक 60 का एंगल। 30 एंगल छोटा, सामने वाली साइड छोटी, 60 एंगल बड़ा, सामने वाली साइड बड़ी। इतना क्लियर है? ये वाली साइड स्मॉलर है, ये वाली साइड लार्जर है। सचिन हाँ या नहीं जल्दी? 30 के सामने वाली जो स्मॉलर है, ठीक है, 60 के सामने वाली लार्जर है। लार्जर स्मॉलर का हमेशा √3 टाइम होगी 30-60 के केस में। लार्जर बड़ी वाली छोटी वाली का √3 टाइम होगी। तो ये 10 है, इसका √3 टाइम कर दे, ये कितनी हो जाएगी? 10√3। ये क्लियर है?
और कभी बड़ी वाली दी है। अच्छा बस ये सारे बच्चे ध्यान देना, उल्टा पुल्टा नहीं करना। छोटी से बड़ी निकालनी है √3 मल्टीप्लाई, और बड़ी से छोटी निकालनी है तो डिवाइड करके छोटी होगी, यानी √3 से डिवाइड। सचिन को इतना क्लियर है, बाकी सबको भी क्लियर है? फाइनल कर लो इसको। और हाइपोटेन्यूज निकालनी हो इसी ट्रायंगल की, तो जो छोटी वाली साइड है, नंबर दो कौन कितनी है छोटी वाली साइड, 10√3 या 10? जल्दी 10 30 के सामने वाली स्मॉलर साइड है, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज स्मॉलर साइड का डबल होगा, यानी ये निकालिए 20 मीटर 20 मीटर। अगर इतना आ गए तो और एक हेल्प कर देना मेरे को, एक बार ये बोलना ये पूरा बड़े ट्रायंगल में आ जाओ। 20 + 10 ये कितना है? 30। अच्छा बड़े ट्रायंगल में देखो ये एंगल 30 है, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाओ। तो ये बड़े ट्रायंगल में बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, 30 के सामने वाली स्मॉलर, 30 के सामने वाली स्मॉलर, ठीक है, तो 60 के सामने वाली लार्जर। इसका कितना टाइम होगी? जल्दी √3 टाइम्स। 10√3 तो पहले ही है मेरे भाई, इसका √3 टाइम करोगे ना, ठीक है शिवांश, इसका √3 टाइम करोगे ना, 10√3 × √3 करोगे 30 मीटर आ जाएगा, ये 30, ठीक है। फिर दोबारा अब ये वाली निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है इस बड़े वाले ट्रायंगल में। 30 के सामने वाली स्मॉलर का डबल, यानी कितना हो गया? 10√3। बहुत टाइम लगता है बच्चों इन चीजों को करने में ना, और ये सारा टाइम बच सकता है, ठीक है, और 1 मार्क में बचाना सीखना ही पड़ेगा। हाँ जी सर मेरे को ना एक वो उसमें डाउट है कि हम जैसे एंगल का डबल करते हैं या फिर साइड का, मतलब जैसे आपने बताया कि 60 का वो हाफ होगा, तो सर अच्छा, एंगल तो डबल बेस हो की रहा है ना बात कर सर? रहे थे, बेस की जो हम बात कर रहे थे, नहीं डबल एंगल का मत ऐसा कुछ रट लेना, क्योंकि कल को मान लो ये एंगल, वैसे तो ये हमारा सिलेबस नहीं है, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हो कि सर ये 15 है, मान लो ये 30 है, तो एंगल डबल हो रहा है, तो वो डिस्टेंस का और टाइम का जो डबल और हाफ का रिलेशन होगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 30-60 के केस में ही है कि यहाँ 60 है यहाँ 30 है, ठीक है, तभी है ये कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये इधर वाला इसका हाफ होगा, और ये 10th में आपका जैसा भी क्वेश्चन है उसमें बात चल जाएगी, क्योंकि 30-60 आएगा, अदर एंगल तो आएंगे नहीं, समझ गए? ओके सर। हाँ जी आ जाओ, अब दोनों तरीकों से करना है, एक बारी जल्दी में आंसर निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे, लेकिन प्रॉपर को छोड़ेंगे नहीं भैया, ध्यान देना। तो अब मेरे से पहले जो शुरू हो सकते हैं हो जाइए। बोलता है मैन ऑन द क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30। उसने बोट को देखा, डिप्रेशन एंगल 30 बना, ठीक है। फिर वो बोलता है उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड से बोट चल रही है 6 मिनट, 6 मिनट बाद 6 मिनट तक मूव की, तो यानी ये टाइम 6 मिनट लगा, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कर देते हैं, तब डिप्रेशन एंगल 60 हो गया, ये एंगल 60 हो गया, पलट कर हमने ये वाला 60 लिख दिया। अब पूछेगा क्या, वो पार्ट्स पर चले जाते हैं इसके। तो ए पार्ट पढ़ो, मेरे से पहले निकालो और कोई आंसर मत बोलना, बस निकालो और खुश हो, ठीक है भैया। अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा तो थोड़ी सी परेशानी तो होनी चाहिए और फिर समझना है। गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, ठीक है भैया, तो बोलो किस कंसेप्ट की प्रॉब्लम है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब मैं ये वाला पार्ट में कम ही मान रहा हूँ भैया, ये क्वेश्चन इसका ऐसे होना ही नहीं चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे को मजबूरी में ये आंसर देने पड़ रहे हैं, ठीक है भैया। कंसेप्ट तो ये पक्का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, पीछे अब की बारी अगर हम पढ़े ना, इस किताब को पढ़े, भाई तू क्या आंसर कह रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कह देगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सिर्फ एंगल ऑफ डिप्रेशन से नहीं हुई, सिर्फ एंगल से नहीं हुई, सिर्फ साइड से नहीं हुई, ठीक है भैया, एक पूरा कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का लगा, फॉर्मूले वगैरह लगे तो आंसर आया, तो एक्चुअली तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसेप्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है भैया। तो यानी आंसर है, तो जहां किताब थोड़ी सी गड़बड़ कर देती है ना, और हमें मतलब फिर हम डायरेक्ट नहीं बोलते, फिर ज्यादा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन ना रह जाए। थर्ड पार्ट बी, फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम, भैया रटना बाद में, समझ के रट जाए तो बात अलग है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर, मतलब बॉटम तक, क्लिफ के बॉटम तक पहुंचने में बोट को कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा। 1 मिनट सुन लेना, सारे होल्ड कर देना, अभी आप फंसोगे नहीं, चांस की बात है, ऑप्शन भी ऐसी है, ये पार्ट पक्का गलत हो सकता है, चाहे तुम्हारी कितनी भी नॉलेज है, जैसे तुम्हें याद भी है, अभी याद किया हमने, ये टाइम 6 मिनट है, 30-60 वाली फिगर में क्वेश्चन वही है हर बारी वाला, ये टाइम निकालने तो कितना आता बच्चों आगे वाला? 3 मिनट। 3 मिनट। अब पहले बताओ, अब इसमें ये जो टाइम पूछ रहा था, मतलब ए से सी जाने का पूछ रहा था या बी से सी जाने का पूछ रहा था? A से C। कैसे पता लगा?
ऑप्शन डी के अंदर 9 मिनट लिखा है। नहीं ऑप्शन में। सर ऑप्शन में कहीं भी 3 मिनट नहीं है। बहुत बढ़िया सर, इस बार ये ऑप्शन से पता लगा, चाहे लैंग्वेज में या थोड़ी सी कमी छोड़ी हो इसने, चाहे लैंग्वेज में यहाँ इसने थोड़ी सी कमी छोड़ी हो। 1 मिनट, ऑप्शन दूसरे बैच में ला देते हैं कि कितने कितने टाइम तक वो बॉटम तक पहुंचेगी, कहाँ से पहुंचेगी, वो तो बहुत अच्छा क्लियर किया नहीं उसने। तो ऑप्शन में 3 तो है नहीं ना सर, तो ऑब्वियस या तो 3 मिनट लगा है या टोटल टाइम 6 मिनट लगा है। टोटल टाइम 9 मिनट लगा है। ठीक है, बॉटम तक पहुंचने का तो 9 मिनट, 4th पार्ट। थोड़ा सा फिर कहूंगा, अगर आपके पास 2 डिवाइस हैं कि इसकी आपने कोई प्रिंट खरीद रखा है या कोई कॉपी करा रखी है, फोटो स्टेट करा रखा है जो मैंने कॉपी दिया उससे, ठीक है, तो फिर आप थोड़ा मेरे से तेज चलो। ठीक है, मेरे से तेज चलना मतलब जितने बच्चे जानते हो मेरे साथ चलोगे, बस सुनते रहो मेरे को, वो ठीक है, कोई बढ़िया बात ना छूट जाए, क्योंकि कभी ना कभी मैं इधर उधर बातें बताऊंगा, लेकिन आपका आगे चलना बहुत जरूरी है। OQ 30 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस फ्रॉम Q to A बताना है। फिगर मैंने मिटा दी, दोबारा ले लेता हूँ फटाफट से, फिर से ले लेते हैं क्योंकि बात फिगर पर ही पूछी है आगे। ये 30 था, ये 60 था, ये 6 मिनट था, ये हमें याद है, 3 मिनट हम निकाल भी सकते हैं। और एक बारी नाम देख लेते हैं वर्टेक्स के। तो फिगर दी हुई थी उसने, अकॉर्डिंगली फिगर गिवन है इस बारी, PQO ये सब दिया हुआ है। ठीक है, खैर अब वो पूछ क्या रहा है मेरे से यहाँ पर, तो उसने मेरे से सी पार्ट में पूछा OQ अगर 30 है, OQ 30 सेंटीमीटर या मीटर ही होना चाहिए, सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर कर लेना भाई, सारे मीटर कर लेना, वैसे तो चलो सेंटीमीटर में मान लो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 30 सेंटीमीटर बोर्ड चलाएगा कैसे भाई। ठीक है, होता ही कितना सा है 30 सेंटीमीटर, मोबाइल में है, BCC ऐप में, आपके मोबाइल में है, मतलब BCC ऐप में है। ठीक है, और स्टडी मटेरियल सेक्शन है, बैच में जाओगे तो उसके अंदर है। सर नहीं है। अच्छा नहीं है, मैंने डाली ही नहीं, कहीं भी नहीं है। नहीं सर। देखा था मैंने। अच्छा ठीक है, ओके, 12th में डाली होगी, फिर आपकी ध्यान आ रही है मेरे को, डाल देंगे, लेकिन अब क्लास के बाद डाल पाएंगे। ठीक है जी, चलो भाई चलो, 6 to 7 बैच वाले माइक जरा कम खोला करो, जरूरत पे खोला करो, बिल्कुल वैसे मत खोला करो, मतलब वो जमवाई भी ले रहा है तो माइक खोल के तेज से जमवाई ले रहा है। भाई मैंने इतना बड़ा स्पीकर लगा रखा है, मेरे पड़ोसी भी सुनेंगे यार, किनको पढ़ा रहे हो आप। हाँ ध्यान से देखो, अब वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम Q to A, Q से A का डिस्टेंस बताना है। देखो जल्दबाजी नहीं करना भाई, जल्दबाजी नहीं करना, अभी शॉर्ट पर कट पर ही हम। बोलो ये एंगल 60 है, स्मॉलर ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। 30 के सामने वाली साइड स्मॉलर और लार्जर? स्मॉलर है, तो 60 के सामने वाली, चाहे ये पूछी नहीं है लेकिन एक बार ही करा तो दो, लार्जर, लार्जर साइड स्मॉलर का कितना टाइम होगी? थ्री टाइम, 30√3। ठीक है, फिर आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है भैया, पूछा ये हाइपोटेन्यूज है Q से A का डिस्टेंस, ये पूछा है। ठीक है, ये ऑलवेज जो इनमें छोटी वाली साइड है स्मॉलर 30 का डबल होगी, यानी ये कितनी होगी? 60 ऑप्शन क्या आ गया? सेकंड पार्ट, सी का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट, इफ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज 20 सेंटीमीटर फाइंड द डिस्टेंस। अच्छा, जब चीजें बदलता है क्वेश्चन वही है, लेकिन अब उसने हाइट ऑफ क्लिफ बदलवा दी, तो ये डिस्टेंस पुराने वाले सारे हटा देना, टाइम वगैरह सही है, डिस्टेंस सारे हटा देना। अब डिस्टेंस अकॉर्डिंगली पूछ रहा है वो अपने से, बोलता है अगर हाइट ऑफ क्लिफ 20 है, मैं बता दूं पूरे पेपर में बस केस स्टडी वो भी 1 या 2 ऐसी आएगी जो टाइम कंज्यूमिंग होगी, जल्दी की गलत हो जाएगी। ठीक है, तो उसको ध्यान से ही करना है, खैर आराम से ही करना है। क्लिफ का हाइट 20 है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द पॉइंट P। अच्छा, ऑब्जर्वर कहाँ बैठा था याद हो तो? जो बोर्ड को देख रहा था, ऑब्जर्वर तो पॉइंट A पे था, यहाँ था ऑब्जर्वर, ध्यान देना। तो बोलता है अगर क्लिफ की हाइट 20 है, ध्यान देना, तो ऑब्जर्वर, ठीक है, और P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है। ये लार्जर ट्रायंगल की तुम्हारी हाइपोटेन्यूज है। अब एक बारी लार्जर ट्रायंगल का ध्यान लगाओ बच्चों, लार्जर ट्रायंगल में बताओ ये एंगल कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो 30 के सामने वाली साइड लार्जर या स्मॉलर? स्मॉलर। तो हाइपोटेन्यूज इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इसी राइट ट्रायंगल में रहना, इधर उधर मत भाग जाना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में
हाइपोटेन्यूज स्मॉलर का डबल होती है, तो स्मॉलर तो पता है। 40 यानी ये कितनी आएगी? 40 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, डी का कौन सा पार्ट? मैं बहुत एक कूल होके बड़े आराम वाले में कर रहा हूँ, जब आपको समझ होता है ना, देख के होता है, यूं हो जाता है फटाक से। ठीक है, तो मेरे को तो स्पीड धीरे रखनी है, कोई भी तकलीफ में ना आ जाए। ठीक है, मैं मान रहा हूँ जरूर एक दो बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे मैं थोड़ा सा अभी भी मैं मान रहा हूँ उलझ जाता हूँ इन चीजों में, मैं अभी फाइनल करा दूंगा। एक बारी ये क्वेश्चन कर ले, 2-4 बारी जो उलझ रहे हैं उनको कई सारे अभी एग्जाम्पल देके उन्हीं से बुलवा बुलवा के फाइनल कर देंगे ये बात। ठीक है, पहले आगे बढ़ो। इफ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज 20, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ पॉइंट। उसने बोला अगर क्लिफ की हाइट अगर 20 सेंटीमीटर है, देखो 20 सेंटीमीटर की क्लिफ है, पता नहीं किसके घर की क्लिफ होगी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्लिफ की हाइट है, तो बोलता है जो दोनों बोट की जो दो पोजीशन थी उनके बीच का डिस्टेंस बताओ। ठीक है, शॉर्टकट 1 मिनट, जिनको प्रॉब्लम है वो नाम बोलते कि हाँ हैंड रेज कर दो दोनों बैच में, जिनको बाकी कर लेना भाई, बाकी मत बोलना बिल्कुल भी। जिसको स्लाइटली एक प्रॉब्लम आता है डबल वबल में, वो सब पता नहीं √3 टाइम क्या क्या कह रहे हो आप, मैं अटक जा रहा हूँ। कुछ होंगे जरूर, दोनों बैचों से बात हो रही है भैया। जिसका वो फाइनल नहीं हुआ मूवमेंट, वो अभी मैं फाइनल करा रहा हूँ, आप आ जाओ। ठीक है, हाँ ध्यान से देख लेना, जरा ध्यान से देख लेना। स्मॉलर ट्रायंगल में ये एंगल 60 है, तो ये वाला बोलो, जिनकी प्रॉब्लम है वही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, जल्दी बोलना पड़ेगा। 30 बस ये कह रहे हैं 30-60, अभी 45 वाला ट्रायंगल छोड़ दो, 30-60 वाला ही याद कर लो। स्मॉलर एंगल के अपोजिट स्मॉलर साइड, लार्जर एंगल के अपोजिट लार्जर साइड। ठीक है, अब ये चारों बच्चे बोलो मेरे को, 4 बच्चों ने सिर्फ हैंड रेज किया, वो भी 5 to 6 बैच में। लार्जर साइड स्मॉलर का कितना टाइम बड़ी होती है? मतलब लार्जर लाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, बट बड़ा करना है तो मल्टीप्लाई करोगे और छोटा करना है तो डिवाइड करोगे। तो मान लो मैं तुमसे स्मॉलर पूछ रहा हूँ, ये क्या पूछ रहा है छोड़ो, पहले आप निकाल लो जो जो निकल सकता है। ये स्मॉलर पूछ रहा हूँ, ये वाली, तो स्मॉलर पूछ रहा हूँ, डिवाइड करोगे तो 20/√3। कोई दिक्कत? नो सर। अब आ जाओ एक बारी बड़े वाले ट्रायंगल में, ये एंगल सब हटा दो। बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल बढ़े के देखना, देखो मेरे को ये भी मालूम है कईयों को ये डबल वाला तो √3 टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड वाला तो क्लियर हो गया, लेकिन वो ट्रायंगल जज करने में थोड़ा सा उलझ सकते हैं। ध्यान देना, बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाली एंगल 30 है, तो ये कंप्लीट एंगल कितनी होगी? 60 डिग्री। तो 30 के सामने वाली साइड लार्ज ट्रायंगल में रहना, अब छोटा दिखना भी नहीं चाहिए। छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी, लार्जर के सामने वाली सर बड़ी, बड़ी के लिए सर √3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगी 20√3। ठीक है, ऐसे ये वाली अभी निकालती थी भैया, ये वाली अभी निकालती थी, ये एंगल 60 था, ये छोटे में 30 था, ये थी 20/√3। ये 4 नंबर का क्वेश्चन एक पार्ट में करा रहा है, अगर ढंग से करने पे आ जाऊं तो मैं पूरी 4 नंबर की क्वेश्चन होती है ये। ठीक है भैया, ये 20√3 है, 20/√3 माइनस करोगे ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों बोट के बीच का डिस्टेंस, तो माइनस ही करना है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना एक बारी, जिसको है उसको बोलना चाहिए। ठीक है, माइनस। सर हाँ सर, ये साइड्स कैसे आई, एक बार वो दोबारा हाँ, बता दो। एक बार आप मेरे साथ रहोगे, नाम बोल दो। सर चिराग के। चिराग के क्या नाम लिख के आया है तू अपना? सर चिराग के नाम है मेरा। नहीं, लिख के क्या आया हुआ है? लिख के तो चिराग के नहीं आया ना, नाम अपना जो है वही लिख के आओ, जो भी हो। ठीक है, राज नाम दिख रहा है मेरे को स्क्रीन पे आपका, तो आप भी हीरो बनने के चक्कर में आप बोल रहे हो नाम से नहीं बना, ऐसे बन जाऊं बदल के। देखो देखो ध्यान दो, मेरे को बताओ छोटे वाले ट्रायंगल में। ठीक है, बाकी अपना आगे बढ़ो भाई। 60 के सामने वाली साइड लार्जर, इतना तो क्लियर है। 30 के सामने वाली लार्जर या स्मॉलर? यस सर। लार्जर या स्मॉलर 30 के अपोजिट? सर स्मॉलर। स्मॉलर। √3 से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड? सर डिवाइड। ठीक है, 20/√3। अच्छा, बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 60। ओके सर। ये 20 है, स्मॉलर के अपोजिट स्मॉलर, लार्जर के अपोजिट लार्जर। तो लार्जर के लिए इस स्मॉलर साइड का क्या करूं, मल्टीप्लाई या डिवाइड? 20√3 मल्टीप्लाई। अब तो भाई तो मुझे करा दे रहा है 20√3। अब वो बोल रहा है दोनों बोर्ड के बीच का डिस्टेंस ये निकालना है। बोलो दोनों डिस्टेंस आपस में क्या करेंगे? सर माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे। ठीक है भैया, तो माइनस कर दिए, बस अब मैं एलसीएम ले लूंगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरा। ऊपर से 20 कॉमन ले लो बच्चों, अंदर बच जाएगा √3 - 1/√3। ये आ गया 20 इंटू √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 - 1/√3, तो ये आ गया 20। ये आ गया मेरे पास 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। यानी आंसर ना जो भी आ जाए उसको ऑप्शन पे जरूर चेक कर लेना। 40/√3 मतलब बच्चा बोले नीचे √3 ऐसा रैशनलाइज करूंगा, वह तो हमेशा तो होती ही थी,
भाई ऑप्शन देख ले, तेरे को 40/√3 वाली मिल रही है। ऑप्शन 40/√3 उसने सिंप्लीफाइड पूछी नहीं, तो वही तो ऑप्शन भरोगे। तो ऑप्शन कौन सी आ गई? सेकंड पार्ट। दिक्कत है तो बोल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई जल्दी से। थोड़ा सा साइड सैंपल पेपर नंबर 4। क्या अभी तो इसी में है 26। तो थोड़ा सा साइड हो जाओ। ले भाई ले, सर मैं ना रिजॉइन हो रही हूँ। हो जाओ। हाँ ठीक है सर। तो मुझे मेरे घर में ही साइड कर रहे हो, ये ध्यान देना। सर उस दिन भी आपने बोला था। तो यार दिल पे बात लगती है मेरे भाई। सॉरी सर। मजाक कर रहा हूँ यार, तूने भी उस दिन सॉरी बोला था। समझता नहीं है बात को। हटाओ। हाँ, सर। कोई रह गया तो बोल लो। सर वेट। ओके, ये शॉर्टकट बड़े काम का है। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कितना ने भी सीख लिया, या एक छोटी सी कोई कंफ्यूजन बनी रही है कि कहीं गलती नहीं हो जाए, किसी को एक बारी बोल दो ये शॉर्टकट है। घर में भाई बहन किसी को बोल दो, मम्मी पापा को बोल दो, अपने दोस्त को फोन करके समझा दो। फिर गड़बड़ पढ़ाने से कभी गलती नहीं होती भैया। जो चीज तुम्हारी जितनी भी तैयार है ना, किसी को पढ़ा दो, ऐसी बढ़िया तैयार होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। नेक्स्ट 1+10² एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है जी। लास्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का, 4th एक्सरसाइज 5th क्वेश्चन 10th पार्ट। ध्यान देना, जो कर सकता है वो रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। ये मेरे ख्याल से अब किसी के लिए भी टेंशन नहीं होता कि सर वो कई बारी मतलब 2-2 साइड चीजें इक्वल, 3-3 चीजें इक्वल करनी होती है। तो उसमें क्या है सर, इसको एक लेफ्ट हैंड साइड नाम दे दिया, इसको RHS1 दे दिया, इसको RHS2 दे दिया, और मान लो सब इक्वल लाने हैं, तो एक छोटा सा मोमेंट LHS सिंप्लीफाई किया, RHS1 आ गया, तो इक्वल तो इतना तो हो गया। फिर RHS1 क्या ये आ गया, तो फिर तीनों हो गए। ये नॉर्मल है, ये तो मैं खैर क्या सिखाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन सर LHS सिंप्लीफाई किया, मान लो पहले RHS2 आ गया, कोई बात नहीं, तो भी कोई 2 चीजें तो इक्वल आई गई। फिर सर ये रह गया, मान लो इसको सिंप्लीफाई किया, फिर ये आ गया, तो भी तीनों इक्वल हो गए। सर ये तो छोटे बच्चों वाली बात हो गई, ये इतनी छोटी बात अब ना बोला करो। चलो नहीं बोल रहा, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बोल दो, आप बोल दो। लेकिन सर मैंने LHS1 और LHS2 लेकर किया है। हाँ ठीक है मेरे भाई, नाम ही है। तो अब तुम्हारे को मैं लड़का बोलूंगा तो तुम बुरा तो मानोगे नहीं, तुम हो लड़के, बोलो है या नहीं। यस सर। हाँ प्रकाश बोलूंगा तब भी मानोगे। खैर ध्यान देना, 1+10² डिवाइडेड बाय 1+cot²। ठीक है, जो थोड़ा सा भूल रहे होते हैं, तकलीफ में उन्हें अपनी समस्या समझनी चाहिए, फॉर्मूले भूल गए वो। सर पावर है, फॉर्मूले लगेंगे। 1+10² का फॉर्मूला होता है सर sec²। 1+cot² का फॉर्मूला होता है cos(x²). फॉर्मूले लगा दिए, ठीक है। फॉर्मूले के बाद सेकंड स्टेप हमने सीखा था वैल्यू डालेंगे। sec का वैल्यू 1/cos, तो ये sec² है बच्चों, 1/cos²। cosec का 1/sin यानी 1/sin²। रैशनल की रैशनल से डिवाइड है, नीचे वाला रैशनल पलट कर मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा sin²/1। 1 से 1 ऐसा मानो कटा, तो sin²/cos²। sin/cos 10 होता है, तो sin²/cos² 10² आ जाएगा, यानी RHS2 तो आ गया। लेकिन LHS से RHS2 पहले आ गया, ठीक है। अब RHS1 बचा हुआ है, इसे मैं थोड़ा सा टेक्निकल मानता हूं। अगर आप ये बात अब माइंड में देख जाते हैं तो बेटर है। मैं कह रहा हूं कर लोगे, जो कर रहे हो वो खुश मत हो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिखा, सोचते गए, 4 लाइनों में हो गया, ठीक है भाई हो गया। यहीं पे दिख रहा है जिसको, वो एक ठीक पोजीशन पे है कि सर मेरे को तो दिख रहा है कि बस मैंने ये देखा और मेरे को दिख रहा है ये बनेगा, ठीक है। अब ये जो बच्चा नहीं कर पा रहा ना भैया, जिसको वो 4 स्टेप देखने पे ही समझ में आ रहा है, एक लाइन में नहीं दिख रहा, वो 1 मिनट सामने रहना, सभी के सभी, ज्यादातर बच्चे होंगे ऐसे। हाँ जी ठीक है जी। हाँ ध्यान से देखो जी, तो मैंने उठाया RHS1, मैं कह रहा हूँ माइंड में ही चेक करेंगे अभी, और आज कुछ नई बातें भी बोल लेता हूँ, ध्यान देना। अब देखो जी, इसको सिंप्लीफाई करके RHS बनानी है। कोई बताएगा ये होल स्क्वायर है, a-b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्यों नहीं डालेंगे हम? क्योंकि सर 10 क्योंकि हमें चाहिए। LHS में चाहिए।
चाहिए चाहिए डायरेक्ट दिख रहा है, नहीं डालेंगे सर। दूसरा तो फिर ये सिंप्लीफाई करके बस 10 बन जाना चाहिए, ये पूरा 10 बन जाए तो 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर, ये 10 कैसे बनेगा? ठीक है, तो सर 10 की मतलब अब ये पावर को तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, हम होल स्क्वायर के फॉर्मूले लगा नहीं सकते, तो अंदर तो फॉर्मूला बचा नहीं, तो वैल्यू डालो। तो 10 की साइन बाय कॉस, कॉट की कॉस बाय साइन। एक बारी मेरे को थोड़ा सा समझाने के लिए लिखना पड़ता है, लेकिन आप अभी इसे ऐसे थोड़ा रफ ही सोचना कि 10 की साइन बाय कॉस, कॉट की कॉस बाय साइन, ये होल स्क्वायर यहाँ है। अच्छा, एलसीएम लोगे कॉस माइनस साइन बाय कॉस, इधर एलसीएम लोगे साइन माइनस कॉस बाय साइन। बढ़िया बच्चा ना, यहाँ एलसीएम तक सोच रहा है, उससे अगला सब भी देख रहा है उसे। कॉस माइनस साइन आएगा न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर ये यहाँ आएगा साइन माइनस कॉस। देखो चलो इसको भी मैं लिख देता हूँ, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, यहाँ एलसीएम लोगे आएगा साइन माइनस कॉस अपॉन साइन। अब बोलो कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस, साइन उल्टे पुल्टे हैं, प्लस सी माइनस एस प्लस एस, साइन उल्टे पुल्टे हैं, कट जाएगा, क्या कॉमन लेना है? माइनस कॉमन लेंगे। सर माइनस कॉमन लेंगे ना, साइन सेम हो जाएंगे और फिर ये कट के जाएगा। तो देखो एक बार यही थोड़ा सा रफ, माइनस कॉमन, ये हो गया कॉस माइनस साइन, साइन पलट गए, ये कट गया, ये साइन पलटी खिला के ऊपर चला गया। साइन बाय कॉस 10 होता है, माइनस एक फालतू बचा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो ही जाएगा, तो 10 स्क्वायर राइट साइड आ जाएगी। लेकिन कोई जल्दी नहीं करना अभी के लिए, ठीक है? फिर दोबारा देखो, दोबारा क्या हो गया, अब तो मैं ही कर दूंगा ना। ना रुक तो सही, एक और ऑल्टर है, एक और ऑल्टर है, और इससे ज्यादा बेटर है। अब ये समझ भी हमारी होनी ही चाहिए। मुझे बताओ, अगर मैं RHS1 को RHS2 बनाना चाह रहा हूँ, तो स्क्वायर पे तो मैं काम करूंगा नहीं, स्क्वायर मेरे को सेम चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर ऐसे का ऐसे चाहिए, तो इसको तो मैं कहीं ले जाने वाला नहीं हूँ। अंदर सिंप्लीफाई करना है, जितना पूछूंगा बोलो। इसको सिंप्लीफाई करके यूनिकली हमें क्या बनाना है? 10। अच्छा होता अगर आप स्क्वायर ना बोलते, आपकी नजर में कमी है थोड़ी सी। मैंने कहा स्क्वायर तो सेम है, इसको सिंप्लीफाई करके, इसको सिंपली, स्क्वायर तो सेम है, इस गलत कुछ नहीं होगा, आप कर फिर भी दोगे, लेकिन फिर भी इसको सिंप्लीफाई करके यूनिकली हमें 10 बनाना, अकेला हमें 10 बनाना है, स्क्वायर तो बाहर मौजूद है, तो 10 स्क्वायर बाद में बन जाएगा, इसको 10 बनाना है। और ये 10 कैसे बनेगा सर? ये तो था 10, और कॉट को मैं 10 बना सकता था 1/10। देखो अब ये और जल्दी होता है, कॉट 1/10, ये वैल्यू नॉर्मली तो हमने मना की थी आपको यूज करने के लिए, लेकिन जब क्वेश्चन हो रहा हो तो ऐसा थोड़ी कोई गलत वैल्यू है, आपको माइंड में दिख रहा हो रहा है तो क्यों नहीं यूज करोगे? अब देखो एलसीएम ले लोगे, सब बच्चा माइंड में सोचना है इसे थोड़ा रफ स्टाइल में। 10 - 1/10 है, ऊपर ये चल रहा है, ऊपर ये चल रहा है, ऊपर 1 - 10, नीचे 10 - 1। तो इसमें से सर अगले स्टेप में माइनस कॉमन ले लूंगा, ये माइनस वाला 1 प्लस का, प्लस वाला 10 माइनस का, और फिर ये 1 - 10 1 - 10 कट जाएगा, नीचे वाला 10 पलटी खिला के ऊपर माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर। ये भी अच्छा ही है सर, अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हम ऐसे, ये भी कोई बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं कोई भी, तो ऐसे ही करेंगे ना सर, पता तो सब कुछ ही है। 1 - 10, तो जब तुम्हें 10 ही बनाना है तो कॉट की वैल्यू 1/10। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरी शक्ल देखो, ठीक है? वैसे मेरी शक्ल पे उतने एक्सप्रेशन में ला नहीं पाऊंगा जितनी आपकी बुद्धि ज्यादा है। कोई बताएगा इस वक्त मैं क्या कंटेक्स्ट सोच रहा हूँ, जो मुझे बोलना है कि यार बच्चा गलत ना कर दे या कंफ्यूज ना हो जाए? लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट नहीं, कॉमन, नो नो सर 1 कॉमन, सेपरेट। देखो मैंने कितनी सारी बातें बुलवा दी आपसे, ठीक है? मैं रैशनल टर्म देख रहा हूँ बच्चों कि जल्दबाजी, नीचे एक रैशनल नंबर पूरी हो रही है, नीचे डाली है वैल्यू, नीचे एक डिवाइड का नंबर बन रहा है, ऊपर सिंगल नंबर है, तो यानी ऊपर हम माइंड में जरूर देख रहे हैं सभी, जो भी ठीक कर रहा है कि ऊपर 1 - 10 अपॉन उसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। ऊपर रैशनल टर्म पूरी नहीं हुई है, नीचे हुई है, और नीचे एलसीएम ले लो तो वो हो जाएगी 10a - 1। हाँ स्पेस नहीं बन रहा, चलो इधर लिखते हैं, ऊपर वो सिंगल टर्म है, ठीक है? चलो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, मैं उतना मतलब अब इतने भी छोटे बच्चों की तरह लिखने की क्या बात है, ऐसे लिख देता हूँ। लेकिन एक बारी समझो तो सही, ऐसे लिखने के बाद जो कमजोर होते हैं, जो दिमाग नहीं लगाते, ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं, वो कहते हैं पता नहीं अब पलटूं क्या, इसको ऐसे लिख के नीचे वाला ये पलट दूं क्या? तो पता होगा ना यही घोटाला होना है, बाकी तो क्या मैं तुम्हें क्या सिखा लूंगा यहाँ पे, ठीक है? जल्दबाजी में यही घोटाला करेगा आप में से अभी भी कोई बच्चा करेगा तो बोलो ये नीचे थी रैशनल नंबर, इसके नीचे 1 मत लिख देना, ऊपर ये सिंगल नंबर है, यानी माइंड में देखना तो इसके नीचे ऐसे 1 है, तो बोलो ये वाला पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो ऊपर 1 - 10 है, अपॉन में देखो इसके नीचे लिखना हो तो ये 1 लिखो अपने कंफर्ट के लिए, और ये पलट दो, तो 10 है अपॉन, अब ज्यादा स्टेप नहीं लेने चाहिए, 10 - 1 है, माइनस यही कॉमन ले लेता हूँ, इससे साइन पलट जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है भैया? और ये सॉरी प्लस का माइनस। अब देखो ये 1 - 10 से 1 - 10 कट गया, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वो तो लिखने की जरूरत है नहीं, 10 स्क्वायर राइट हैंड साइड। स्पीड धीरे है ये,
जेन्युइनली स्पीड धीरे है, बहुत धीरे है, बढ़ाइए, जल्दी करिए। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दो। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आगे चल रहा है बताना कौन सा नंबर पे है। सर सैंपल पेपर हाँ नंबर करो 15 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड। इसमें फॉर्मूला ध्यान देना, करो कोशिश, जो भी आपका दिमाग कहता है उसी से करो। हाँ 1 मिनट बस, ये किसी का रह गया तो बोलना, नहीं तो रब हो जाएगा। किसी का भी रह गया तो बोल दो। हाँ जी ध्यान दो, सभी ध्यान दो अभी। और एक मेरे ख्याल से रिपीट में है क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीट में है, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन थोड़ी रटते हो, तो आप तो सोच के करते हो, तो आप तो एक नए क्वेश्चन की तरह देखो। गिवन दिया हुआ है, ठीक है भैया। और टू प्रूफ में वो कह रहा है कि वैल्यू निकालनी है, टू फाइंड में कह रहा है, मतलब वैल्यू पूछी है उसने। पिछली बारी प्रूविंग था, दिया हुआ था क्या लाना था। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। नजर कहाँ है, बस जल्दी से बोलो। थीटा थीटा सर थीटा पे है, मतलब कि सेक प्लस कॉसेक निकालने के लिए एक रूल तो ये होता है कि सेक और कॉसेक ही निकाला जाए और यहाँ डाला जाए। तो सेक कॉसेक निकाला जाए, बड़ी बात है, होने को ये भी आ जाएगा इस क्वेश्चन में, लेकिन बड़ा है सर, इससे अच्छा थीटा आ जाए, सीधा काम खत्म। ये स्टेटमेंट जो भी बच्चे समझ रहे हैं और बोल रहे हैं, जबरदस्त बच्चे हैं, मतलब बोलने का मतलब माइंड में बोल लेना चाहे, ठीक है। थीटा निकालना, और दिया ये हुआ है आपको, ये इक्वल दिया हुआ है। थीटा कब आता है, मैंने स्टेटमेंट कई बार दी है अब तक। सर जब थोड़ी भीड़ में शोर मच जाता है, सब नहीं सुन पाते, सबको सुनने दो। जब सर अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कुछ भी, किसी एक ही नंबर के इक्वल हो, 12 तक याद रखना, इसे कभी नहीं भूलना, बहुत काम की बात है ये, ठीक है भैया। मतलब बार बार आप जो भी टॉपर हो, कुछ भी हो आप, मतलब इस बात को भूलोगे, इतनी छोटी बात को जो आप आज नहीं कह सकते, भूलोगे। ये याद रखना, इक्वेशन सॉल्व तभी होती है, थीटा तभी आता है जब अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी नंबर के इक्वल हो, ठीक है। तो वो अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर कैसे बनाए भाई, अकेली का मुझे नहीं पता, पहले एक जैसी बना लो। सर चलो एक जैसी कैसे बनाए, ये तो साइन स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर है, अब ये तो तुम मुझे सिखा दोगे सर, कॉस स्क्वायर को तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, खींच दिया करो फटाफट से। 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 की माइनस साइन स्क्वायर से -3 साइन स्क्वायर इक्वल 4। सर एक जैसा हो गया, अकेला नहीं हुआ सर, अभी अकेला साइन ही नहीं है, मतलब एक तरफ साइन हो बाकी सब नंबर दूसरी तरफ हो, लेकिन प्लस माइनस तो हो रही है। 7 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर में 3 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर माइनस करेंगे, आ जाएगा आपके पास 4 साइन स्क्वायर, 4 - 3 आ जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1/4, स्क्वायर उधर जाके रूट 1/4 का रूट आ जाएगा 1/2। अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक नंबर के इक्वल। ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे जिसमें थीटा निकालना है, पहले ये स्टेटमेंट दिमाग में आएगी तो थीटा सोच पाएंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। और इधर लेफ्ट पर साइन थीटा, राइट पर साइन हाफ को साइन बनाओ, साइन 30 हाफ होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छूट गई, एंगल आ गया थीटा 30 डिग्री। जब भी मेरे पास थीटा 30 आ गया तो उसने क्या पूछा था। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान देना, कुछ आना पेपर में ऐसा होता है, आज की बात नहीं है भैया, पेपर में आप ऐसे प्रेशर में होते हो, कुछ आना हमेशा आंसर आना है आपके लिए, जल्दबाजी में कुछ आना आंसर आना नहीं है। हम हमेशा पढ़ते हैं क्वेश्चन में, यार तूने पूछा क्या है, मैंने तो कुछ निकाल दिया, थीटा तो निकाल दिया, लेकिन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा पूछा है, तो थीटा 30 कॉसेक थीटा फिर 30। देखो एक नंबर की क्वेश्चन है, टीचर एक नंबर नहीं दे पाएगा अगर तुम यहाँ छोड़ दो, कुछ नहीं दे पाएगा वो आपको, जो पूछा था वो तो दिया ही नहीं इसने। सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होता है, कॉस 30 √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है, हाफ का रेसिप्रोकल 2। पिछली बार याद हो तो ये प्रूफ दिया था उसने राइट साइड पे, इस बार दिया नहीं है, तो एक बारी बोलना चाहे एक ही नंबर की क्वेश्चन है, मैं नीचे रूट छोड़ू, बोलो बोलो नहीं, नो छोड़ सर। देता हूँ नहीं सर, चाहे एक ही नंबर के नीचे जो बच्चा अभी नो बोला बस वही आगे बोलना, नीचे रूट नहीं छोड़ेंगे, रैशनलाइज कर देते हैं, लेकिन ऐड करने के बाद ही अभी बेटर जो रहेगा, एक नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना, खींचना नहीं है हमने, बहुत सोच रहा है, अभी कर दो ना। एलसीएम लेके तो फिर ये ऊपर यहाँ रूट और नीचे भी रूट और फिर थोड़ा मुश्किल दिखे क्या फायदा, इस 2 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो है ही ऊपर,
और वैसे भी रूट वाले में बिना रूट वाला ऐड होना भी नहीं, चाहो तो बाद में कॉमन ले लेना। तो बस सीधा इसी को रेशनलाइज कर दो, ये आ गया 2√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। या तो आंसर यहीं छोड़ो या 2 कॉमन लो। ठीक है भैया, आंसर समस्या है तो बोलना। 7th क्वेश्चन अगला। ये एक बहुत अच्छी बात होगी कि इससे थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, जिसको मेरे को कमी लग रही है, कि आप सिर्फ प्रॉब्लम पे बोले ना, हर बात पे रिपीट ना करें। चाहे मेरा तो एक तरीका होता है ना कि फिजिकल में तो हम बार बार यार बोलो पीछे से बोलो, मैं बार बार बोलता रहूंगा, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं सब क्लियर है तो बीच में रिपीट मत करना। बस मजबूरी वाले बच्चों को, समस्या वाले बच्चों को बोलने देना, बाकी आराम से करते रहो, थोड़ी स्पीड आ जाएगी इससे हमारी। ठीक है सर हाँ जी सर 2 + 2√2 अपॉन √3 सही है? एक बारी दोबारा बोलना बच्चे। सर 2 + 2√3 अपॉन √3। हाँ लेकिन अब नीचे √3 छोड़ दिया आपने तो रैशनलाइज करना चाहिए इसके बाद। नीचे √3 नहीं छोड़ते ना, रूट वाली नंबर नहीं छोड़ते ना। हाँ जी हाँ जी हाँ। नेक्स्ट नंबर बच्चों 7th आ गया, देखो दोनों स्क्रीन पे 7th आ गया। सर कॉमन मिले या ना ले? देखा ये कितना शाना बच्चा है, मैं मना कर दिया बीच में बोलना नहीं है। ठीक है, तो अब पूछ भी ऐसे रहा है जैसे तुम सबको बता रहे, देखो मैं समझदार हूँ अकेला, है ना। बच्चे बड़े समझदार हो जाते हैं, होना नहीं चाहिए लेकिन बच्चों को बच्चा ही रहना चाहिए। LHS सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है जी, तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन 0 नंबर तक सबको याद होगा, कॉमन आता हो कभी भी छूटना नहीं चाहिए, कभी नहीं छूटना चाहिए। बहुत अच्छा बोला तनिष्क आपने, लेकिन थोड़ा सा ना बाकी बच्चों को सोचने का मौका दो। ठीक है, आप कर लोगे, मुझे पक्का पता है आप करके बैठे ही होंगे। cos थीटा कॉमन, अंदर 1/cosec + 1 + 1/cosec - 1। ठीक है, कॉमन आ गया। अब एक बारी जिनको दिक्कत है वो सोच के बोलना, चाहे गलत हो जाए। जिनको पक्का पता है यही होना है, सारे कंसेप्ट पता है, वो आगे बढ़ो, वो मत बोलो, बाकी बोलो चाहे गलत हो जाए। बताओ इस वक्त वैल्यू डालूं, क्योंकि फॉर्मूले तो लगेंगे नहीं, वैल्यू डालना चाहिए, या एलसीएम लो? एलसीएम। ठीक है सर, एलसीएम लेंगे क्योंकि टर्म एक जैसी है। cosec 1 मतलब ये cosec - 1 इधर, ये cosec + 1 इधर, -1 + 1 कट गया, cosec + cosec एक जैसा है, सब ऐड माइनस होगा ना सर। तो सर एलसीएम पहले लेंगे ना, पहले आसान कर लो, छोटा कर लो। 93 क्वेश्चन जिसने अपने हाथ से निकाले उसे सब ये दिखता है अब, मतलब ये कोई अब कंसेप्ट नहीं रह गया, ये डायरेक्ट दिखता है जैसे हमें दिखता है 2 + 4 6, सोचते थोड़ी है, रटा पड़ा है। ठीक है, -1 + 1 ये कट गया। हाँ, तो अब आ गया ये cos थीटा एज इट इज, cosec थीटा + cosec थीटा आ गया डबल ऑफ cosec थीटा डिवाइडेड बाय a + b a - b a² - b² यानी cosec² थीटा -1। फिर cos थीटा एज इट इज इनटू डबल ऑफ cosec थीटा, cosec² -1 फॉर्मूलों पर पकड़ करो, cosec² -1 cot² होता है। सर यहाँ आके मतलब रिड्यूस हुआ होगा, कुछ छोटा हुआ होगा, लेकिन सब अलग अलग है, अब ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, कुछ हो नहीं रहा। तो चार्ट पढ़ो जी। तो सर वैल्यू डालेंगे, कॉस की तो नहीं डालेंगे, साइन कॉस की तो नहीं डालेंगे, cosec की 1/sin, कॉट की cos बाय साइन, तो cot² की हो गई cos² बाय sin²। अब देखो एक cos से एक cos कट हो गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, एक साइन से एक साइन कट गया, नीचे एक रैशनल टर्म पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये आपके पास आ जाएगा डबल ऑफ, ये पलट कर रेसिप्रोकल होके हो जाएगा sin बाय cos। ठीक है भैया, और ये हो जाएगा डबल ऑफ sin बाय cos 10, यही राइट हैंड साइड थी। ठीक है एक सैंपल पेपर में एक और चीज बताता हूँ जो आपको आइडिया होना चाहिए, और ये बात ना आप स्कूल पेपर भी कराऊंगा मैं आपको, ढेर सारे अभी प्री बोर्ड वाले जितने भी हुए ना, सब स्कूलों के करा दूंगा लगभग। या तो वहाँ या जो गवर्नमेंट स्कूल का प्री बोर्ड होता है ना, वो ठीक बोर्ड के पेपर का रेप्लिका है, जैसा बोर्ड आएगा लगभग वैसा गवर्नमेंट स्कूल का प्री बोर्ड आएगा, उससे भी आइडिया आ जाएगा। ये जो मतलब पब्लिशर जो प्राइवेट लोग जो सैंपल पेपर छापते हैं, ये थोड़ा लेवल बड़ा होता है, थोड़ा क्या काफी बड़ा होता है। ठीक है भैया, 70-80% ज्यादा होता है एक नंबर में, मतलब ये लेंथ, मतलब 1-2 की तो आ जाएगी, ये नहीं है 15-15 क्वेश्चनों की एक ही पेपर में आ जाएगी। ठीक है भैया,
तो ये करके ना काफी हाथ, जब आप स्कूल पेपर करोगे कि गवर्नमेंट वाला प्री बोर्ड करोगे कि फाइनल बोर्ड करोगे, सब काफी कंफर्ट लगेंगे आपको, तब दिक्कत नहीं लगेगी। अब ये टाइम की बात कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन की बात नहीं कह रहा, क्वेश्चन कोई खास था। टाइम मैनेजमेंट, एक नंबर में टाइम तो लगा ना। नेक्स्ट, अगला बोलना भाई। 13th क्वेश्चन। ओके 13th, ओके ठीक है। हाँ जी, ध्यान दो, ऐसा वाला क्वेश्चन कम आया भैया, ये पेपरों में खूब आता है, बहुत ज्यादा आता है। इफ द सन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री एंड द हाइट ऑफ द पोल इज 8, देन फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो। ठीक है, 1 मिनट छोड़ो, मैं कह रहा हूँ फिगर बनने के बाद एंगल तो वो शॉर्टकट भी है, उससे भी हो जाएगा, देख के भी हो जाएगा, लेकिन काम की बात बताना, फिगर को समझ लो थोड़ा सा जिनको दिक्कत है, और अलग से ही सुन लो। सॉरी, कोई भी पोल है, टावर है, कुछ भी है, मानो वर्टिकल ऑब्जेक्ट, जो शेडो बनती है वो रूल आपको याद होगा ना, जैसे सनरेज हैं, एक टाइम पे सारी सनरेज अर्थ पे सेम एंगल से आती है, मान लो 60 डिग्री से आ रही है, सब 60 से आएंगी। जिसको दिक्कत है वो देख लो, बाकी तो कर लो इसे। तो जहां हाइट खत्म हुई वहां से वो सनरेज 60 डिग्री से आगे निकल जाती है, तो ये वाली सनरेज तो सारी हाइट से रुक गई ना, तो यहाँ नीचे एक शेडो दिखता है हमें ये, और ऑब्वियस ये जो सनरे आई है जिसने शेडो खत्म किया इस कॉर्नर पॉइंट पे आके, क्योंकि आगे तो सारी सनरेज 60 डिग्री से आ जाएंगी, तो ये 60 डिग्री एंगल से लैंड किया होगा, बस इतना सा इम्पैक्ट दिखना चाहिए आपको वापस। ठीक है, अब उसने क्या बोला, सन का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, यानी सनरेज 30 डिग्री से ग्राउंड पे लैंड कर रही है, यहाँ रुक गई जिस वजह से शेडो आ गई। हाँ, तो बोलता है हाइट ऑफ पोल 8 है, ये पोल का हाइट 8 मीटर है, तो बोलते हैं लेंथ ऑफ शेडो बता दो। तो लेंथ ऑफ शेडो, शेडो की लेंथ ध्यान देना, कोई बच्चा जल्दबाजी में एसी निकाल आता है, एसी नहीं है शेडो की लेंथ, ग्राउंड पे बनेगी ना शेडो तो, ठीक है, बीसी है। और अब आप इसे, मतलब अब 1 मिनट जवाब देना भैया, ठीक है, जरा जल्दी से बोलना, ये स्मॉलर एंगल है, ये 30 है, तो ऑब्वियस ये कितना होगा जरा बताना। 60 डिग्री। स्मॉलर के सामने वाली साइड स्मॉलर, लार्जर के सामने वाली लार्जर, ये 30-60 में ही शॉर्टकट है और कहीं नहीं, कोई और बड़ा छोटा मत पकड़ लेना, सिर्फ 30-60 डिग्री का ही शॉर्टकट है, हमारे सिलेबस में है भी वही। ठीक है भैया, क्योंकि 45 हो गया तो ये भी 45 हो जाएगा, फिर स्मॉलर लार्जर एंगल नहीं रह जाएगा। खैर मुझे बताओ, लार्जर एंगल के सामने वाली साइड बड़ी, कितने से मल्टीप्लाई करें? √3 से टाइम, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 8√3, बिल्कुल सही निकाला है, कोई गलती नहीं है। नंबर मिलेंगे क्या? नो सर ये कोई एमसीक्यू थोड़ी है, मैं ये कह रहा हूँ भैया, ठीक है, कि हम कहीं एमसीक्यू, वो एक केस स्टडी है, उसको जल्दी करने के चक्कर में हम बाकी चैप्टर अपना मतलब नंबर कटवा दे, आंसर तो लिखाएंगे, ये कोई मल्टीपल चॉइस नहीं है भैया, तो इसमें निकालना पड़ेगा अपने को। चाहे स्टेटमेंट मत दो, 1 मार्क में स्टेटमेंट नहीं देनी बिल्कुल भी। फिगर बन गई, शेडो की लेंथ हमें दिख रहा है, बीसी निकालना है, बेस निकालना है, ऊपर परपेंडिकुलर है नीचे, रिक्वायर्ड ऊपर, गिवन नीचे, फॉर्मूला कॉट का, बेस हो गया बीसी, परपेंडिकुलर हो गया 8, कॉट थीटा हो गया 30, कॉट 30 1030 का रेसिप्रोकल 1030, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, बीसी इज 8√3, यूनिट जरूर लिखना मीटर। भैया 1 मार्क वाले में भी पूरा सोल्यूशन दिखाना है। सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्या ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है? है भैया, है तो बिल्कुल सॉल्यूशन दिखाना है। सर केस स्टडी सेकंड क्वेश्चन नंबर 18, केस स्टडी 18th क्वेश्चन नंबर 18 सर डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते अगर ये एमसीक्यू नहीं है तो। सर हाँ जी सर, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ये ग्राउंड से दे रखा है? ग्राउंड से दे रखा है, बिल्कुल। एलिवेशन तो शब्द उसने दिया नहीं, लेकिन ग्राउंड पे जाके 30 डिग्री बनेगा, ऐसा हम कह सकते हैं, लैंग्वेज ये थी। सर एक बात पूछूं? हाँ जी सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में क्या फर्क होता है? ओहो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या फर्क होता है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल सीधी, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल चपटी देखो कौन से हिंदी के शब्द ला रहा है, हॉरिजॉन्टल चपटी और वर्टिकल को क्या बोलेगा, ये चपटा नहीं है, सीधी ठीक है भैया। हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू बेस बोल दो, बेस और पैरेलल टू बेस, वर्टिकल परपेंडिकुलर ऑन बेस और परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल बोल दो। सर हाँ उसने जी तो लेंथ ऑफ शैडोज बोली थी ना निकालने के लिए। ठीक है,
फिर हमने कुछ और निकाला, लेंथ ऑफ शेडो बोली थी, ये पोल की हाइट 8 थी, ये एंगल अब जो भी था, ठीक है। तो शेडो कहाँ की लेंथ क्या है, शेडो ग्राउंड पे ये बनेगी कि नहीं, सोचो। नहीं सर तो नहीं बनेगी तो बोलना, इसकी लेंथ निकालनी है ना। इसी की तो निकाली मैंने, सर नहीं आपने बेस निकाला 8√3। हाँ ओके सर। ओके, सर मैंने हाइपोटेन्यूज ले लिया था तो उससे गड़बड़ हो गई। अच्छा तो आप अपनी गलती हमारी वाली समझे। खैर देखते रहना। एक एरोप्लेन है भैया 1200 मीटर हाइट पर फ्लाई कर रहा है, some suspicious activity of two ships which are sailing towards it in the same direction, immediately report to navy chief। खैर ये 1200 मीटर हाइट पर है, 60-30 ड्रॉ बना भी हुआ है और उसने बोला भी है सेम डायरेक्शन में दोनों शिप देखे, उसने सेम डायरेक्शन में दोनों शिप देखे। याद होगा एनसीईआरटी थी, जेबी थी, ध्यान से सुनना। सेम डायरेक्शन नहीं बोला एक आधे क्वेश्चन में, उसने बोला एरोप्लेन ने अपने ईस्ट में 2 वाटरशिप को देखा। तो ईस्ट का मतलब भी सेम, भाई जहां भी होगा ईस्ट सेम डायरेक्शन तो होगा ही ना, ठीक है। लेकिन अभी तो बिल्कुल क्लियर किया उसने, 2 शिप को एक ही डायरेक्शन में देखा और एरोप्लेन देख रहा है नीचे, देख रहा है ऑब्वियस डिप्रेशन एंगल 30-60 फिगर बना हुआ है, फिगर ऑलरेडी वहां पर बना हुआ है। ठीक है भैया, और अब वो पूछ क्या रहा है इतनी बातें देकर। तो अब आ जाते हैं आगे पार्ट्स पर इसके। ये स्लाइड में ना, एक स्लाइड में सारा पार्ट ढंग से एडजस्ट होते नहीं है, तो मैं रीड करके बता देता हूँ आपको क्योंकि टाइम लग जाता है उसमें, ठीक है। तो वो सुन लो और मैं आज शेयर कर दूंगा ये, ठीक है। ये लेकिन यार ये थोड़ा सा है बस, ये मेरा सैंपल पेपर होता है या स्कूलों वाला होता है मैं शेयर कर देता है, दिमाग में थोड़ा सा ये आ रहा है ये, चलो देखेंगे उसको। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एरोप्लेन टू द पोजीशन ऑफ शिप 2। उसने नंबर दिए हुए हैं बच्चों, जिन 2 शिप को देखा उसमें ये वाला शिप 2 है और ये वाला शिप 1 है। ये एंगल ऑब्वियस 30 है, ये 60 है, पास वाला बड़ा, दूर वाला छोटा, ठीक है। पूछ क्या रहा है वो मेरे से ध्यान देना। डिस्टेंस फ्रॉम एरोप्लेन टू द पोजीशन ऑफ शिप 2। एरोप्लेन यहाँ था, ध्यान देना, एरोप्लेन यहाँ था, बोल रहा है शिप 2 की डिस्टेंस बताओ। बोलो एरोप्लेन का शिप 2 से डिस्टेंस कौन सी लाइन है? एसी सर एसी। अब बताओ मैं निकालूं इसे या शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ? शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। MCQ है। कोई मत बोलना, सब अपना अपना कर लो, जिसको कोई प्रॉब्लम है वो शॉर्टकट यूज करने में वो अपना नाम बोल दो, शर्माने की कोई बात नहीं है। वो नाम बोल देगा तो मैं उसे फाइनल करा दूंगा, नहीं तो हो ही रहा है, फिर कितनी बारी बोल चुके। सर देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, अब जिस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज पूछी है आपसे, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज पूछी है स्मॉलर ट्रायंगल की, तो स्मॉलर में देख लो ये एंगल 60 है तो ये 30 है, ठीक है। अब ध्यान देना जरा मैंने जो हाइपोटेन्यूज पूछी है उसने हाइपोटेन्यूज मैंने लार्जर साइड से रिलेट की थी आपको या स्मॉलर से? स्मॉल मैंने बोला था से, जो 30 के Smaller स्मॉलर से। साइड होगी ना 30-60 वाले ट्रायंगल में, उसका डबल होगी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हम थोड़ा सा फंस रहे हैं भैया कि स्मॉलर नहीं पता, लार्जर पता है और चाहिए हाइपोटेन्यूज। मैंने लार्जर से हाइपोटेन्यूज का रिलेशन नहीं बताया, मैंने स्मॉलर से बताया, स्मॉलर का डबल होगा। तो सर पहले स्मॉलर निकाल लेते हैं, उसमें क्या है, अपने को तो पता है लार्जर के लिए √3 से मल्टीप्लाई और स्मॉलर से लार्जर निकालनी हो, ठीक है भैया, लार्जर से सॉरी स्मॉलर निकालनी हो तो √3 से डिवाइड। तो देखो 30 के सामने वाली छोटी है तो छोटी निकालनी है तो √3 से डिवाइड, ठीक है भैया। और अभी मैं कोई भी यहाँ पर रैशनलाइज नहीं करना चाह रहा बीच में। मान लो उसने नीचे √3 वाली ऑप्शन दी हो, जैसे दे भी रखे हैं, 3-3 दिख भी रही है लगभग, तो बोलो ये 1200 √3 आ गई। हाइपोटेन्यूज अब स्मॉलर साइड का डबल होती है, तो ये वाली साइड कितनी आ गई? 2400 बाय √3, यानी कौन सा पार्ट आंसर आ गया? फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब बच्चे ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, एक मिनट ये भी देख लेते हैं, कुछ कह रहा है भाई। वो कह रहा है अगर इसे रैशनलाइज कर दें, शायद यही कह रहा होगा कि रैशनलाइज कर दें तो सेकंड पार्ट भी आ सकता है। नहीं, सेकंड पार्ट तो नहीं आ सकता। रैशनलाइज करोगे तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2400 √3 और नीचे 3 आएगा ना, तो 800 √3 आएगा। 800 तो कोई भी ऑप्शन नहीं है अगर रैशनलाइज करोगे तो, ठीक है सचिन। वापस सर हाँ जी, सर आपने 1200 √3 का डबल किया तो आपने 2400 बाय √3 लिखा, तो हमने √3 को डबल क्यों नहीं किया? ओके ठीक है। देखिए ये सारे जरूरी क्वेश्चन है भैया। 1 मिनट नाम बोल दोगे बच्चे?
आप बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम पूरी करोगे, बोल दो नाम। सर सौम्या। सौम्या, ठीक है। मान लो ये 3/2 कोई भी रैशनल क्वांटिटी है, जैसे यहाँ भी एक रैशनल क्वांटिटी थी, मेरे को इसका डबल करना है, ठीक है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 2 की इससे भाई डबल करना है, तो दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होना चाहिए? और रैशनल की रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे होती है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो यानी सिर्फ कभी भी किसी भी रैशनल क्वांटिटी का डबल ट्रिपल करे, सिर्फ न्यूमरेटर ही होता है उससे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर नहीं होता। कहानी क्लियर है? बोलो। यस सर। सर मैं 1200√3 को 1200√3 से वापस मल्टीप्लाई कर रही थी, इसमें मुझे डाउट हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम शिप टू द इनिशियल पॉइंट। सभी ध्यान देना, ये एक बच्चे की ये प्रॉब्लम थी, उसने बोला हॉरिजॉन्टल बताओ सर क्या है। बेस या पैरेलल टू बेस कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, और बेस या बेस के पैरेलल किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है भैया। जैसे एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्सिस एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है शिप का उसके इनिशियल पॉइंट से, ठीक है भैया। शिप का उसके इनिशियल पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है। तो कोई बताएगा कौन सा डिस्टेंस बताना है? यहाँ नाम मैंने सारे दिए। सर बीडी। सोच के बोल लो, गलत हो जाएगा। बीडी। सर सीडी होएगा। हाँ हाँ, मैं तो पता बीडी है, रहेगा मैं तो आपसे ही सर पूछ ऑप्शन में भी दे रखा है, ऑप्शन के अंदर भी तो है। ऑप्शन को छोड़ना, मान लो ऑप्शन गलत हो तो शब्दों से बताओ ना। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम शिप टू द इनिशियल पॉइंट। बोलता है शिप का इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस बताना है, ठीक है भैया। और थोड़ा सा आप लैंग्वेज पे भी ध्यान दोगे, जो उसने शुरू में क्वेश्चन बोला होगा यहाँ पर, तो आपको कंटेक्स्ट क्लियर होगा कि वो इनिशियल पॉइंट क्या है, ठीक है भैया। 1200 मीटर की हाइट से देख रहा था, सेम डायरेक्शन में 2 शिप को देख रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन आर 60 एंड। देखो जरा, शिप एक है कि 2 है? 2 को देख रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 और 30 है, बस इतनी कहानी बोली इसने, ठीक है भैया। और अब वो बोल रहा है यहाँ पर कि डिस्टेंस बता दो। भाई ये किसने माइक खोला? शिवांश। हाँ, ध्यान से देखते रहना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम शिप टू द इनिशियल पॉइंट पूछा है, ठीक है भैया। तो भैया ये एक्चुअली दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। मतलब कोई बोले सर ऐसे कैसे यार, मतलब आप में से कोई, अच्छा किसी ने कहा जा रहा सीबी डिस्टेंस निकालना है, सीबी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। चल बड़ी बात कर रहा हूँ, सीबी डिस्टेंस निकालना है तो किस शिप से, मतलब इनिशियल पॉइंट आप इसे मान रहे हो, तो उसने शिप तो बोला नहीं, शिप 1 या शिप 2, तो फिर डिस्टेंस यही क्यों निकाल रहे हो, यही क्यों पूछा है? ये भी तो हो सकता था। यस ठीक है भैया, तो ये तो गलत बात है, और ये तो हम निकाल चुके थे। और ये हमें मतलब रूट डिनोमिनेटर में √3 वाली कोई ऑप्शन नहीं है। कई बार लैंग्वेज कम होती है, आंसर से भी पता लगता है, ये भी ध्यान देना। एमसीक्यू में ये भी होता है, ठीक है। और कई बार ये किताबों की कमियां होती हैं, सारी बातें मान रहा हूँ मैं। खैर, मैंने रैशनलाइज कर दिया, तो ये तो भाई मेरे पास 400√3 था, ये तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, यही डिस्टेंस पूछ रहा है वो, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे आएगा, पहले करा दो मेरे को। बोलो अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल की पूरी बेस आ जाए, तो ये वाली तो हम निकाल चुके हैं, माइनस कर देंगे, इधर वाला आ जाएगा, ठीक है भैया। और पूरी बेस किस तरह से निकालोगे? बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान देना, बड़े वाले ट्रायंगल में स्मॉलर एंगल के सामने वाली साइड स्मॉलर, तो ऑब्वियस ये 60 होगा, 60 के सामने वाली लार्जर। बोलो 1200 को किससे मल्टीप्लाई करूं? √3 से। √3 से मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा 1200 इंटू √3। और अब उन्हें डिस्टेंस बिटवीन शिप, ये वाला डिस्टेंस पूछा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है भैया। तो ये वाला डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे यार? माइनस करोगे ऐसे तकलीफ लगेगी, क्योंकि इसमें ऊपर √3 है, इसमें नीचे √3 है, तो इस √3 को रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लो आप, क्योंकि नीचे वाला √3 कट जाएगा। तो 1200 √3/3, ये 400 √3 आ गया। अब बोलो 1200 √3 में 400 टाइम्स ऑफ √3 माइनस करेंगे, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास? 800 √3, ठीक है भैया। और अब 1 मिनट रुक जाना जरा, अब इसकी बी पार्ट के पूछे जाने में लैंग्वेज थोड़ी सी करेक्ट कर लो। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम शिप, के आगे नंबर लिखना पड़ेगा आपको। कौन सा नंबर? शिप 1, ठीक है। ये करेक्शन बना लो, एक सेकेंड, ये शिप 1 करेक्शन बनाना पड़ेगा आपको। ये देखो,
दूसरे बैच वाले बच्चे 6 to 7 वाले भी देख लो। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम शिप, नंबर एक्चुअली क्रॉप में कहीं गया है वो, ठीक है, लिखा तो होगा इस किताब में वैसे, टू द इनिशियल पॉइंट, तो शिप 1 आएगा वहां पर, ठीक है। 1200 रूट 3। कोई दिक्कत है तो बोलना। जिनके पास बुक है वो जरा देख के बता देना क्या लिखा है शिप 1। ये नहीं लिखा हुआ। नहीं सर, नहीं लिखा सर। चलो नहीं। करेक्शन बना दो। अच्छा, सी से भी पता लग रहा है बी, ये तो होना नहीं चाहिए था, ठीक है जी। सी में बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप बता दो, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस, वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 800 रूट 3, यानी सी का ऑप्शन आपका फोर्थ पार्ट आ जाएगा। सी का फोर्थ पार्ट देखो, चेक कर लो सारे। शिप 1 का इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस यानी 1200 रूट 3, फोर्थ पार्ट। करेक्शन थी बच्चे वहां पर। हटाऊं? नेक्स्ट, अगला पकड़ो। डी पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम शिप 1 टू द एरोप्लेन। ठीक है, अब ध्यान देना, जल्दबाजी में डिस्टेंस हम हमेशा बेस के अलोंग देखते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं शिप 1 का एरोप्लेन से डिस्टेंस बताओ। शिप 1 ये था, इसका एरोप्लेन से डिस्टेंस ये वाली साइड हो गई, ये हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है वो आपसे। और ये हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा ध्यान देना। देखो बड़ा वाला ट्रायंगल में ये एंगल 30 था, पिक्चर पर काफी काम हो गया, ये वाला एंगल 30 था। एक बार ही बताना स्मॉलर एंगल के सामने वाली साइड स्मॉलर कितनी थी? 1200 मीटर। और अब इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्मॉलर साइड का क्या होगी? डबल। डबल। यानी ये कितना हो गया? 2400। ठीक है भैया, डी का आ गया फर्स्ट पार्ट। डी का फर्स्ट। कंफ्यूजन है तो बोलो। अच्छा, कहीं कहीं एक आधे पार्ट में ऐसा हो रहा है बच्चों, बात को थोड़ा सा ना घुमा के मुझे बोलना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि लैंग्वेज में या तो मान लो कमी है कि करेक्शन है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा उसको अप्रोप्रिएट जबरदस्ती में बनाना पड़ रहा है, ऐसा कहीं है तो वो करने के बाद पता लगता है भाई ये करेक्शन है तो ठीक करो इसे। फिर ई पार्ट, if the observer moves towards the perpendicular line then the angle of elevation, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग मूव करे, ठीक है। 1 मिनट ड्रॉ दोबारा बनाऊंगा, 1 मिनट रुक जाना, कोई जवाब ना देना अभी। पहले मुझे बता दो ऑब्जर्वर किस पॉइंट पे था? ठीक है, ऑब्जर्वर भैया एरोप्लेन में था जो कि 2 वाटरशिप को देख रहा था, ध्यान देना, उल्टा पुल्टा नहीं कर देना। ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है, और वो एक परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन मतलब हाइट पर परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूं ये फिर इस किताब की कमी है, ऐसी कोई अधूरी लैंग्वेज नहीं दे सकता यार। परपेंडिकुलर किस पे परपेंडिकुलर? क्लियर करना, ठीक है। क्या विजन लाइन पे परपेंडिकुलर? फिर ये है, ठीक है। क्या वर्टिकल लाइन पर परपेंडिकुलर? फिर ये है। तो ऑब्वियस जो कंटेक्स्ट यहाँ होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, वर्टिकल लाइन या जो हाइट है उसकी, उस पे परपेंडिकुलर लाइन, उस पर परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग मूव किया तो बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे थे, ठीक है, अब ये इधर मूव कर रहा है, बताना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होंगे? डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे? इंक्रीज। सर इंक्रीज। सर इंक्रीज। ठीक है जी। फिर किताब की कमी को अपनी समस्या मत बना लेना, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन के करो फिर उसको, ठीक है। कहीं कहीं पर केस स्टडी में लैंग्वेज अधूरी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन मतलब हाइट पर परपेंडिकुलर लाइन, ऐसा मैंने बोला आपको, उसके अलोंग मूव किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन। बच्चा माइंड में भी इमेजिनेशन भी सोच लेता है, मान लो एरोप्लेन यहाँ आ गया, दोनों लाइन ऐसे हो जाएंगी यानी एंगल बढ़ जाएंगे, ठीक है भैया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज कर जाएगा यानी ई का फर्स्ट पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोल दो। नेक्स्ट बोलो बच्चों। 25 क्वेश्चन।
करो फटाफट से। देखो ये वाली आइडेंटिटी जो अपने आप से निकाल जाए, बढ़िया बच्चा। ये क्वेश्चन नंबर 25। गिवन दिया हुआ है cos पावर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस sin 4 अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा 1 है। तो प्रूफ करना है अपने को। जिसका हो गया हैंड रेज कर सकते हैं। जो भी निकाल चुका है वो हैंड रेज कर सकता है। मैं स्लाइड हटा रहा हूँ, क्वेश्चन साइड में लिख दिया है मैंने, दिख जाएगा। सोच लो, ध्यान से सोच लो किस तरह से होना है। तनिष भाई भैया होने पूछते वाला हुए है। बोल मत दियो कुछ भी। सभी कर रहे हैं, देखो पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको, लगभग 5 मिनट दे रहा हूँ, कोई भी कर लो। फर्क बीटा और अल्फा का है भैया, ध्यान देना। लगभग सारा सेम सा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ बीटा है तो यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा है तो बीटा है, एंगल पलटे हुए। अरे कोई करो करो, चलो जिससे हो रहा है एंड्रेस कर देना। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का एंड्रेस दिख रहा है। सर एक बात पूछनी। 2 पूछो, पूछो पूछो। सर ये जो पावर है 4, इसको डिवाइड कर लेंगे? ब्रेक कर सकते हो, आपका मन है। हाँ सर, ब्रेक ब्रेक। अच्छा क्वेश्चन मेरे 12th का बैच है अभी, आप लोग ट्राई करिए, हो जाएगा ठीक, नहीं तो अगली क्लास में लूंगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा एक बच्चा अपने प्रॉपर नाम से नहीं आया हुआ, तो जो भी बच्चे यहाँ आते हैं सब अपने नाम से आओ भाई। सर मैं था। कोई भी नाम, अच्छा नहीं राज तो हो गया भाई, एक और है डॉलर लिख के आया कोई बच्चा, तो क्लास के शुरू में मैंने देख लिया था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। अपने नाम से आया कीजिए। ओके सर। भैया हाँ जी। ये जो आज आपने कराया ये भी करना है होमवर्क में? हाँ ये क्यों नहीं करना, होमवर्क में सारा करना है भाई। आपने मुझे वॉइस भेजी थी तो उसमें तो सर्कल रिलेटेड वाला था, और ये सर्कल और वो सरफेस एरिया। सारा करो आप, मतलब कि अभी तो पहली भैया? बार ही कर रहे हो ना, क्या दिक्कत है। हाँ जी बोलो बोलो। भैया पीयूष कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। पीयूष। सर ये वाली क्लास का ना? हाँ जी, हर क्लास का होमवर्क करना है सबने। सर क्वेश्चन सर। ठीक है बच्चों, मेरी 12th की क्लास है, अब लेट हो जाएंगे अपन। सर आप Goodbye। एक वर्कशॉप के लिए कह रहे थे। क्या कह रहे थे? सर आप कहते ना कि एक वर्कशॉप टाइप हुई। आवाज क्लियर नहीं बच्चे, बफर हो रही है। के लिए बोल रहे हैं भैया। गुड बाय बच्चे, गुड बाय। थैंक 6 यू to सर। 7 बैच, गुड बाय। सर आप कह रहे थे वर्कशॉप होगी सर, जिसके हाँ अंदर हाँ होगी, बता देंगे बच्चे, बता देंगे। ओके सर। ओके। थैंक यू सर।